ओके सर। सर गुड इवनिंग सबको। ओके तो फिर मंडे इवनिंग हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? बिजनेस लॉ। तो बिजनेस लॉ में बेसिकली मुझे डिस्कस आज करना था आप लोगों के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हम लोग बहुत सारे चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये आप बोल सकते हो कि कंक्लूसिव टॉपिक है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग जो एरिया था उसके एंड तक आ चुके हैं। तो टॉपिक जो है वो है अनपेड सेलर का टॉपिक। अब आपके मन में चल रहा होगा सर अनपेड सेलर क्या है? सर इतना समझ लो कि अनपेड सेलर मतलब आपने किसी को कुछ बेचा, सिंपल बात समझते हैं, ठीक है। ऐसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है? आपने किसी अब ये जो बिजनेस करने का जो रूल्स रेगुलेशन है, मतलब हम लोग जब किसी को कोई गुड्स सेल करते हैं तो इस सेल को लेके क्या रूल्स रेगुलेशंस बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, उसके रिगार्डिंग क्या एक्ट बना हुआ है। तो एक्ट जो है वो तो हम सभी को ही जानते हैं, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। जैसे चिराग को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि सर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिजनेस करने के लिए जो डीलिंग्स होता है, तो वो डीलिंग्स में कुछ लीगल मैटर्स होता है। लॉ क्यों ज़रूरी होता है? ताकि बिज़नेस में कभी भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, या फिर अगर प्रॉब्लम हो तो फिर कुछ तो मैटर होना चाहिए ना कि जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैसे कभी भी किसी के साथ किसी का कोई डिस्प्यूट हो, तो वो हम लोग कहाँ क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि चलो भाई कोर्ट में जाते हैं या फिर फोरम में जाते हैं, वहाँ पर जाके डिस्प्यूट को सेटल करते हैं। तो डिस्प्यूट सेटल तभी हो सकता है जब उसके रिगार्डिंग कहीं पर कुछ लीगल मैटर्स के बारे में कहा गया हो। अगर पहले से लिखा नहीं जाता ना, तो हम लोग किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं करते। करते क्या? हम लोग जैसे देखना कभी-कभी ऐसे होता है कि 2-3 दोस्तों के बीच में झगड़ा होता है, तो फिर लास्ट में मतलब झगड़ा मतलब किस तरह का झगड़ा? किसी मैटर को लेके कि भई बहुत तो चिल्ला रहे हैं या फिर बहुत तो बोल रहे हैं, बोल तो कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? मतलब हम लोग हर बात में ना बोलते हैं कि लिखा कहाँ है? मतलब अगर लिखा नहीं होगा तो फिर मानेंगे नहीं। जैसे एक कहानी याद आ गया, एक मूवी का एक क स्टोरी, वो आप लोग मोस्ट प्रोबेबली जॉली एलएलबी, मोस्ट प्रोबेबली देखा है आप लोगों ने जॉली एलएलबी? हाँ सर? यस सर। वो जॉली यस सर। एलएलबी में हाँ, वो उसमें मोस्ट प्रोबेबली मुझे जितना याद आ रहा है, तो उसमें कोई एक कैरेक्टर था तुकाराम बोल के। आई थिंक अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कोई अगर देखा है तो मुझे सुधार देना, रेक्टिफाई करना मुझे। तुकाराम बोल के तो वो केस में दिखाते हैं कि भाई तू तुकाराम है तो प्रूव कर कि तू तुकाराम है। तो एक्चुअली वहाँ पर जो तुकाराम कोर्ट पे आया है वो बोल रहे हैं कि मैं मतलब कोर्ट बोल रहा है कि तुकाराम मर चुका है। पर तुकाराम कोर्ट में आके बोल रहे हैं कि तुकाराम तो ज़िंदा है, मतलब मैं ही हूँ तुकाराम, मैं ज़िंदा हूँ। तो फिर कोर्ट उसको बोलता है कि तुम ज़िंदा हो इसका प्रमाण क्या है? तब वो बोलता है कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं हूँ, ये प्रमाण है। बोले नहीं तुम ज़िंदा हो, तुम्हारे नाम का कोई आधार कार्ड है, तुम्हारे नाम पे कोई बर्थ सर्टिफ़िकेट है, लेकिन तुम मुर्दा हो इसका प्रूफ़ दिखाया जा रहा है कि तुम मर गए हो, इसके रिगार्डिंग प्रूफ़ है, लेकिन तुम ज़िंदा हो इसका प्रूफ़ क्या है? तो कहीं पर लिखित होना चाहिए कि तुम ज़िंदा हो या मुर्दा हो। तो एग्ज़ैक्टली ये एक्ट कुछ इसी तरह से काम करता है सर, कि बिज़नेस हम लोग करेंगे गुड्स के लेके, ये तो बेसिकली सेल ऑफ गुड्स को लेके, बिज़नेस को लेके मेनली बात है। तो हर चीज़ में हम लोग प्रूफ़ ढूँढते हैं। ठीक है भाई, कहाँ लिखा है? कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग उस एक्ट को रेफर करते हैं कि अच्छा चलिए देखते हैं कि एक्ट में क्या बता के रखा है। सर अगर एक्ट में कुछ अनजस्टिफाएबल बता हो तो हो सकता है, फिर उसको समय के साथ-साथ अमेंड किया जाता है। जैसे-जैसे समय बदलता है ना, उसके साथ-साथ चीज़ें भी बदलते हैं। तो उसके लिए अमेंडमेंट भी आते हैं लॉ में। तो ठीक है, अभी अमेंडमेंट में बात नहीं करते, अब जो भी पढ़ेंगे अपडेटेड चीज़ ही पढ़ेंगे। उसमें ऑलरेडी पुराना चीज़ को हटा के न्यू चीज़ ही लिखा गया है। तो अभी अमेंडमेंट में बात नहीं, हम लोग आज अनपेड सेलर पे बात करेंगे कि अगर कोई सेलर को कोई पेमेंट नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट में सेलर क्या एक्शन ले सकता है, ठीक है? कोई किसी ने किसी को कुछ चीज़ें बेचा, ठीक है? सपोज़ आप एक दुकानदार हो, आप किसी को कोई चीज़ सेल किए, लेकिन आप जिसको सेल किए उसने आपका पेमेंट नहीं किया। तो ये तो अच्छा बात नहीं है ना सर, अगर हर कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीदेगा, और हम लोग जैसे कि जानते हैं कि बिज़नेस वर्ल्ड क्रेडिट पैटर्न पे चलता है ना सर? बिज़नेस वर्ल्ड क्रेडिट पैटर्न पे चलता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कैश अगर कैश में बिज़नेस चलता, तो फिर आप लोगों को नहीं लगता कि फिर अकाउंटेंसी करने का ज़रूरत ही नहीं होता। एम आई राइट सर? अगर बिज़नेस इतना ज़्यादा कैश में होता, मतलब नगद, नगद समझते हो ना? नगदी। दैट मीन्स जैसे मानो कि मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, मोबाइल पैसा दिया, मोबाइल लेके आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैक्सिमम बिज़नेस वर्ल्ड 90% बिज़नेस इन इन आवर सोसाइटी क्रेडिट पैटर्न पे चलता है, और स्पेशली वो भी बड़े-बड़े बिज़नेस।
क्रेडिट पैटर्न पे चलता है। क्रेडिट पैटर्न पे चलने का मतलब उधारी सिस्टम से, आज खरीदते हैं पैसा बाद में देंगे। अब ये बाद में चक्कर में क्या होता है, बैड डेप्ट होता है। गुड इवनिंग স্যার। हाँ गुड इवनिंग মান্নান। মান্নান ওয়েদার কেমন ওদিকে? এখানে বৃষ্টি হচ্ছে? বৃষ্টি পড়ছে স্যার অনেক। ঝড় হুম। হচ্ছে? ঝড় হচ্ছে? হ্যাঁ ঝড় তো হাওয়াও হচ্ছে, রাত্রে ঝড় হবে মনে হয়। রাত মনে হয়, अच्छा ठीक है। अच्छा चल क्लास कर। ओके सर, तो जो मैं बात कर रहा था कि सपोज मानो कि आपने प्रोडक्ट जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सेल किया, मैं क्या बात कर रहा था सर? कोई मुझे बोले एक बार, किस मैटर पे मैं बोल रहा था? अरे कोई तो बोलो। क्रेडिट क्या है सर? क्रेडिट डेटर, हाँ क्रेडिट सेल। तो जैसे माने कि हम लोग क्रेडिट सेल पे ही मैक्सिमम काम करते हैं ना, कि हम लोगों ने किसी को कुछ बेचा, उसको बोला कि भाई पेमेंट, वो मुझे बोला कि बाद में दे देंगे, मैं भी बोला ठीक है बाद में दे देना, लेकिन बाद में चक्कर में वो देता ही नहीं है। तो ये अनपेड सेलर का चक्कर लॉ में क्या बताते हैं वही देखना है, चलो देखते हैं। अब मेरा कहानी से अच्छा है कि लॉ का कहानी सुनना, मेरे कहानी सुन सुन के दिमाग खराब हो जाएगा। उससे बेहतर है कि लॉ क्या बताते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना चाहिए। तो चलिए, अच्छा सर मुझे बताइएगा, आप लोग थोड़ा स्क्रीन शेयर है कि नहीं है? हाँ सर, स्क्रीन शेयर है ना? हेलो? यस सर। ओके ठीक है सर, देखो तो पॉइंट इज अनपेड सेलर। अनपेड सेलर ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मतलब आप बोल सकते हो मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में, बट फिर भी समझ में आ जाएगा, जिन्होंने पहले वाला नहीं किया वो भी समझ जाएगा, इतना गारंटी है। चलो सर, तो अनपेड सेलर में हम लोगों को बेसिकली जानना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर, नो द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। जिस सेलर को पेमेंट मिलता नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं, उसका राइट क्या है। आप कोई किसी बिजनेसमैन हो, आप किसी को कुछ सेल किए, आपको कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्या कर सकते हैं आप? एनालाइज द इफेक्ट ऑफ सबसेल ऑफ प्लेज बाय द बायर, डिस्टिंग्विश द राइट ऑफ लियन। ठीक है, मतलब लियन मतलब वो लॉ के थ्रू से, लीगल राइट के थ्रू से किसी भी मैटर पे, एसेट पे अपना अधिकार जताना। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नो द राइट्स ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, मतलब बेसिकली बात है कि जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, होना चाहिए ना, बट यहाँ पर क्या हुआ सर, जो वादा किया था वादा निभाया गया कि वादा तोड़ गया सर? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? हाँ, वादा तोड़ दिया, एग्जैक्टली exactly. जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, बट अगर वादा निभाने की जगह चक्कर में वो तोड़ जाता है ना, तो दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है सेल ऑफ गुड्स में, तो दो पार्टीज होते हैं, मतलब पार्टीज मतलब यहाँ पर कौन सर? बायर एंड सेलर। ये एक दूसरे के साथ क्या कर सकता है? अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन सेल समझते हैं ना सर हम लोग? ऑक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं सर मार्केट में। ऑक्शन में जैसे कि एंटीक का ऑक्शन होता है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स का जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस समझते हो, लकड़ी, वो भी ऑक्शन में सेल होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, रेलवेज का प्रोडक्ट ऑक्शन में सेल होता है, जो पोर्ट ट्रस्ट होता है वो भी अपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऑक्शन में सेल करता है। तो ऑक्शन सेलिंग बहुत होता है सर, तो वो ऑक्शन सेल कैसे होते हैं वो भी जान लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा अनपेड सेलर पे फोकस करते हैं। अच्छा, तो फिर राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर, आई होप अनपेड सेलर का मतलब क्या है वो तो समझ में आ गया होगा सर। हाँ सर, अनपेड सेलर का मतलब क्या है ये तो समझ में आ गया होगा ना, कि अनपेड सेलर मतलब वो सेलर जिनको पेमेंट मिलना था बट वो पेमेंट मिला नहीं। ठीक है, तो अगेंस्ट गुड्स वो क्या कर सकता है? सपोज आपने प्रोडक्ट बेच दिया बट आपको पेमेंट नहीं मिला, तो क्या आप गुड्स वापस ले सकते हो? हाँ सर, आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया था लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला, तो क्या आप गुड्स वापस ले सकते हो? हाँ सर, समझ नहीं। में आ रहा है कि नहीं? हाँ नहीं सर, कुछ कुछ केस में जरूर ले सकते हो। तो वही सब समझना है सर, एग्जैक्टली कि क्या हम गुड्स ले सकते हैं, मतलब अगेंस्ट द गुड्स आप क्या स्टेप्स ले सकते हो एज एन अनपेड सेलर, या फिर अगेंस्ट द बायर आप क्या स्टेप्स ले सकते हो। एक मतलब जो बायर जिसको आपने सेल किया था, क्या उसके अगेंस्ट में आपका कोई हक है? हाँ, उसके अगेंस्ट में आपका कुछ अधिकार आएगा क्या नहीं आएगा, तो वो देखना है। तो अगेंस्ट द गुड्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, अगेंस्ट द गुड्स आप करीब 9 तरह का अप्रोच ला सकते हो। जैसे कि प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर, ठीक है, अगर प्रॉपर्टी
बायर के पास चला गया है। जैसे एक्चुअली इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो चैप्टर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स, ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ द गुड्स, है ना, ओनरशिप ऑफ द गुड्स एंड डिलीवरी। तो उसमें एक्चुअली ये हम लोग ने देखा था कि किस तरह से प्रॉपर्टी इन गुड्स पास्ट होता है बायर के पास। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है सर लियन। लियन का बेसिकली मतलब क्या है कि लीगल राइट के थ्रू से किसी एसेट को एक्वायर करना। मतलब मैं आपको बताऊंगा लियन क्या होता है। लियन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। आगे आगे बात करते हैं सर, अभी ये डिटेल्स में चला जाऊंगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, धीरे धीरे आगे जाएंगे। स्टॉपेज इन ट्रांजिट, रीसेल कर सकते हैं आप गुड्स को। प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, अगर ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, मतलब आपने जो एसेट सेल करने का बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आपने अभी तक बायर को दिया नहीं, मतलब प्रॉपर्टी जो है वो अभी तक बायर के पास गया नहीं है। तो फिर ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो? पहला केस में क्या था, ये केस 1 था कि केस 1 में आपने प्रॉपर्टी पास कर दिया। आप कौन हो? हाँ सर, सर हम तो सेलर है। आप कौन हो? बोलते हैं हम तो सेलर है। तो बढ़िया सर, सेलर अगेंस्ट गुड्स में क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द बायर। क्वेश्चन है आपके सामने। तो अगर ये हाँ है तो फिर आपके लिए ये 3 तरह का रूल है। अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास्ड अप टू द बायर, अगर प्रॉपर्टी बायर के पास आपने अभी तक नहीं भेजा, सेल हुआ था बट अभी भी गुड्स आपके पास ही है, तो ऐसे केसेस में आप डिलीवरी को रोक सकते हो, लियन भी लगा सकते हो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी कर सकते हो, रिसेल भी कर सकते हो। सर ये तो गुड्स के अगेंस्ट में हो गया। सर बायर के अगेंस्ट में पेमेंट नहीं किया, वादा किया था निभाया नहीं, ब्रीच कर दिया। ब्रीच करना मतलब विश्वजीत, ब्रीच करना मतलब तोड़ देना, वादा तोड़ देना, आस दिखा के भाग जाना। हाँ सर, वो जैसे ब्रेकअप होता है ना वैसा ही ये बिजनेसमैन की ब्रेकअप है। ठीक है, ये बिजनेस डीलिंग्स का ब्रेकअप है। जैसे ये हम लोगों का पर्सनल लाइफ में आजकल वो ब्रेकअप सॉन्ग वगैरह भी आजकल निकल गया है ना, ब्रेकअप हो जाता है। पहले बोला कि हाँ हाँ ठीक है हम दोनों एक साथ चलेंगे फिरेंगे जो भी है, लेकिन बाद में ब्रेकअप हो जाता है। वैसे ये बिजनेस का ब्रेकअप है, बायर और सेलर दोनों एग्री करता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट से ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऑफर होता है प्लस एक्सेप्टेंस होता है ना। ऑफर होगा प्लस एक्सेप्टेंस होगा तो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सटेंडेबल पार्ट है सेल ऑफ गुड्स। जब पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं हुआ करता था तब कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ करता था, 1872 वाला। मैं कॉन्ट्रैक्ट, जो लोगों ने नहीं किया बाद में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिनका हो गया वो तो समझ ही रहा है पूरा का पूरा खेल। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट, एंड दिस एग्रीमेंट व्हेन एनफोर्सेबल बाय, क्या होता है सर? एनफोर्सिबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ, वेरी गुड, एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये सेल ऑफ गुड्स भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, ठीक है, सेल ऑफ गुड्स में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो मतलब आपने बोला था कि मैं प्रोडक्ट आपसे खरीदूंगा और उसके अगेंस्ट में मैं आपको पेमेंट भी करूंगा, बात को समझिएगा। आपने बोला था कि मैं प्रोडक्ट खरीद भी लूंगा आपसे और बदले में आपको पेमेंट भी करूंगा। सर इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन सर बड़ी बात यही तो है ना, ये लोग बोलता तो है लेकिन बहुत लोग करता नहीं है। जब ऐसा करता नहीं है तो क्या सेलर बायर के अगेंस्ट में कुछ स्टेप्स ले सकता है? अगर ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसलिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोल के रखा है कि हाँ अगर ऐसा कभी होता है तो शूट फॉर प्राइस, मतलब आप केस कर सकते हो, जो दाम आपको मिला नहीं आप वो दाम क्लेम कर सकते हो। शूट फॉर डैमेजेस, डैमेज भी मांग सकते हो आप, प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, डैमेज भी क्लेम कर सकते हो, इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मांग सकते हो। लेकिन कब, क्यों, कहाँ, समझना पड़ेगा ना। बोलो सर, ओवरव्यू समझ में आया? प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए, इजी पॉइंट है, इट्स नॉट, कुछ भी चीज दुनिया में टफ नहीं होता जब तक उसको समझा नहीं जाता है। जब समझ जाए हर चीज इजी है, चाहे वो कितना भी टफ मैथ्स हो, कितना भी टफ फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, और मतलब कितना भी कॉम्प्लेक्स लॉ हो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक टफ है, समझ जाए तो इजी है। ओवरव्यू समझ में आया सर सबको? चिराग तू बोल, तेरे को समझ में आया? हाँ सर। बस तुझे आ गया, विश्वजीत को आ गया, मन्नान समझ में आ रहा है? मन्नान बोल। यस सर। ठीक है चलो। एक कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्राइजेस, एक कॉन्ट्रैक्ट, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था ना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले आया था। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट से पहले है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी भी
किसी भी बिजनेस डील का, किसी भी बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, किसी भी डीलिंग्स का पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट, है ना? किसी भी पॉइंट का, सपोज आप किसी के साथ भी किसी भी तरह का डीलिंग्स करते हो, चाहे वो उसमें बिजनेस हो या ना हो, ठीक है? सपोज आप किसी को वादा करते हो, जैसे अभी कोविड सिचुएशन है, आपने किसी को बोला कि सबको फ्री में मास्क बांटा जाएगा, ठीक है? तो आपने वादा किया, लेकिन बाद में आपने दिया नहीं। तो आपने ऑफर किया था और जिस सोसाइटी को आपने बोला था वो सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट किया था, तो आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना था, बट आपने अगर दिया नहीं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस में एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। मतलब एक अगर बेसिकली कोई स्टैम्प पेपर लेके उसमें नोटरी करके अगर उसमें एक स्टैंप लगा दिया जाए ना, सरकार के घर में एक स्टैम्प ड्यूटी जमा कर दिया जाए, तो फिर वो लॉ बन जाएगा, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद क्या होता है ना, सरकार उसका गवाह बन जाता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद हर चीज गवाह बन जाता है। कौन गवाह बनेगा? आपका गवर्नमेंट आपके लिए गवाह बन जाएगा। सर एग्रीमेंट में गवाह नहीं बनेगा, एग्रीमेंट का प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा ना, एग्रीमेंट को प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब भी आपने वो स्टैम्प पेपर होता है ना सर, 10 रुपीज का स्टैम्प पेपर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी बोलते हैं। हाँ सर, क्या मैं सही बोल रहा हूँ ना सर? स्टैम्प पेपर के बारे में 10 रुपीज का होता है, 20 का होता है, 100 का होता है कि नहीं होता? ₹1 हाँ सर, ₹1 हाँ 1 रुपी का भी होता है, कोर्ट पेपर भी बोलते हैं इसको, ठीक है? कोर्ट पेपर भी बोलते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब बेसिकली किसी भी मैटर पे अगर आप अपना हक रखना चाहते हो तो उसको उसके अगेंस्ट में आपको कॉन्ट्रैक्ट या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। जैसे आप लोग जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, जैसे चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है या सीएस इंस्टीट्यूट है या सीएमए इंस्टीट्यूट है, जो लोग एक साथ दो दो कोर्स भी कर रहे हो, ठीक है? तो उनके आपके साथ क्या हो रहा है कि सर आपके साथ इंस्टीट्यूट का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। आप जब भी रजिस्टर करते हो तो आप उसका स्टूडेंट बनते हो, ठीक है? वो आपका एग्जाम वगैरह अरेंज करता है, ठीक है? पार्लियामेंट एक्ट है वो खुद भी। इवन जब आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करोगे ना, जैसे जो चार्टर्ड स्टूडेंट है, जो सीएमए वाले हैं या फिर जो सीएस भी करते हैं, सभी को आर्टिकल्स ट्रेनिंग करना पड़ेगा। किसी को बाद में, किसी को पहले, सभी को करना पड़ेगा। तो ये ट्रेनिंग भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से होता है, मैं समझाऊंगा बाद में, ठीक है? थोड़ा आज अभी थोड़ा अनपेड सेलर पे बात किया जाए। अच्छा, A contract comprises of reciprocal promises. सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब, रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या मतलब हो जाएगा सर? मतलब मैं अगर एक तरफ से जो भी चल रहा है उसका ऑपोजिट साइड में भी कुछ ना कुछ आने वाला है। जैसे कि इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इफ सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिलीवर गुड्स, बायर हैज टू पे फॉर इट। सर इसमें क्या बड़ी बात है? सर यही बड़ी बात तो बड़े बड़े लोगों को नहीं समझ में आता। अगर आपने किसी को कुछ सेल किया तो बदले में ऑपोजिट साइड में जो है उसको पेमेंट करना पड़ेगा ना। आपने बैंक से लोन लिया तो बैंक के लोन आपको रीपे करना पड़ेगा, ये सर नो? हाँ सर, यस रेसिप्रोकल सर। समझ में आ रहा है ना? आपने लोन लिया, आपको लोन रीपे करना पड़ेगा, आपने गुड्स खरीदा, आपको बदले में पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन सर बड़े बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता कि सच में करना पड़ता है क्या? या तो वो फेलियर हो जाते हैं या तो भाग जाते हैं। सर कुछ नाम तो बता दो सर, इनको जानते हैं आप लोग? जानते हैं तो बताइएगा। विजय माल्या जानते हैं सर? बोलो ना, जानते कि नहीं जानते विजय माल्या यस को? सर, कौन है? किंगफिशर एयरलाइन का मालिक। वेरी गुड सर, किंगफिशर एयरलाइंस का मालिक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 35,000 करोड़ का लोन लिया है, 35,000 करोड़ का। किसके लिए? आपने किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए। एयरलाइंस चला नहीं पाया और इतना सारा करोड़ का पैसा डुबा दिया और पेमेंट भी नहीं किया। सर एसबीआई का पैसा, और वो भी कांग्रेस के जमाने में राज्यसभा का एमपी भी था, बिजनेसमैन के तौर पे उनको रेस्पेक्टेड पोस्ट मिला था राज्यसभा का, मतलब जो अपर हाउस का मेंबर में। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेंबर बन सकते हो, लेकिन उसका बेनिफिट लेके आप अपने बिजनेस के लिए पैसा लेते हो तो वापस भी तो करो। नहीं कर पाया, बिजनेस भी डूब गया। समझ रहे हो ना सर? बहुत कुछ है ये सिर्फ, ये तो फिर भी बैंकिंग रूल्स के अंदर आ जा रहा है। आपको मैं रियल बिजनेस में और भी बताता हूँ। आप इनको जानते हो? अंबानी को जानते हो सर? तो मैं कोई छोटा मोटा नाम नहीं यूज करूंगा, सब बड़े बड़े नाम यूज करूंगा। इनको जानते हो सर? यस सर। कौन है ये? रिलायंस कम्युनिकेशन, मतलब रिलायंस जो है ना सर, बहुत बड़ा कंपनी है। रिलायंस कंपनी का दो हिस्सा है, धीरू भाई अंबानी जो इनका पापा थे,
ये अपने टोटल बिजनेस को 2 भाई के अंदर बांट के गया था। एक था मुकेश अंबानी, दूसरा था अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी अपना बिजनेस को वर्ल्ड क्लास लेके गया है, बट ये नहीं कर पाया। ये तो लुट गया सर, ये तो लुट गया। बैंकरप्टेड है करेंटली, बैंकरप्टेड है। इसका जो रिलायंस कम्युनिकेशन है, रिलायंस पावर जैसे कंपनी बैंकरप्टेड हो चुका है। मतलब जैसे इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक चल रहा है आपका इसके साथ। आप लोग ये कंपनी का नाम सुने हो सर? वो क्या बोलते हैं उसको, ये सोनी के साथ आया था। सोनी सोनी के साथ एक टाई अप था उसका, उसके साथ इसका टावर का कुछ टाई अप हुआ था। अरे नाम याद नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है? मैं भूल रहा हूँ इसका। काफ़ी प्रॉब्लम है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो। इन 2018 सोनी एरिक्सन, एरिक्सन के साथ इसका बहुत बड़ा खेल हो गया। मतलब एरिक्सन से कुछ उधार लिया था प्रोडक्ट, मतलब कुछ टावर वगैरह को, उसका पेमेंट नहीं कर पाया ये। ठीक है, एक टाइम पे वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन में से एक था। ये देखो, India's principal opposition party, Indian National Congress, accused Prime Minister Modi for favoring another defense manufacturing company over a public sector enterprise in a fighter aircraft deal. बहुत सारा डील है इनके अगेंस्ट में, ठीक है, बट अल्टीमेटली उस कंपनी से डेब्ट रिटर्न had denied all charges benefiting of capitalism. In factual terms, Reliance Defense stood at just rupees 3% of 33,000 crore एविएशन ऑफसेट। बहुत सारा है इसमें, मैं पढ़ने जाऊंगा तो अभी खत्म नहीं होगा। बहुत सारे एलिगेशन इसके अगेंस्ट में है। अभी तो बैंकरप्टेड भी है सर, अभी तो बैंकरप्टेड भी है। ठीक है, अब एलिगेशन है तो वो प्रूफ के साथ प्रूव होगा, लेकिन पॉइंट इज दैट कि ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट की हम पेमेंट मतलब लेते हैं, चीज़ें खरीदते हैं पर पेमेंट नहीं करते। छोटे एरियाज में भी होता है, बड़े एरियाज में भी होता है। ओके सर, चलो सर, बड़ा बड़ा बात छोड़ो, छोटा छोटा बात पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। So according to section 45 subsection 1 of the Sale of Goods Act 1930, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller. The seller of goods is deemed to be a unpaid seller. When मतलब कुछ ऐसे केसेस आएगा जब ऐसे मान लेंगे कि अनपेड, मतलब जिसने प्रोडक्ट सेल किया वो अनपेड सेलर हो गया। कब? The whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price. The whole of the price has not been paid, मतलब जितना टोटल पेमेंट करना था वो नहीं हुआ है, या जितना टोटल टेंडर प्राइस था वो पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर कुछ भी आधा अधूरा भी है तो भी माना जाएगा कि आप अनपेड सेलर हो। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर आप लोग सभी बिल ऑफ एक्सचेंज तो जरूर समझते हो? हाँ सर, बिल ऑफ एक्सचेंज का आइडिया सबको है ना? हाँ सर, बोलो ना, यस नो कुछ तो बोलो। बिल्स, सर बिल्स इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वेरी गुड, बिल्स इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर आपके पास तुरंत पैसा नहीं है तो आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का थ्रू से आप पैसा मतलब पेमेंट कर सकते हो या पेमेंट ले सकते हो। तो कहना ही है, मैं आपको बताता हूँ फिर से एक बार। ऐसे तो अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर भी है ना? अकाउंटेंसी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर भी है, उसका जर्नल एंट्री वगैरह करना होता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर अभी हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग इसका यूज देखेंगे। When a bills of exchange or other negotiable instrument has been received as conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reasons of the dishonor of the instrument or otherwise. डिसऑनर होना मतलब वही टाइम पे पेमेंट करना था, आपने किया नहीं। सर थोड़ा समझा दो। ओके वेट करो, समझाते हैं। द टर्म सेलर हियर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ ए सेलर। For instance, an agent of the seller to whom the bill of lading has been endorsed, or a consignor or agent who was himself paid or is directly responsible for the price. Section 45 subsection 2. वेट सर, मैं सेलर के बारे में बात तो कर लूंगा, एजेंट हो या कंसाइनर हो, आई विल डिस्कस अबाउट देम। बट बिफोर दैट एक बार बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बोल लिया जाए। हाँ सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में क्या बोले सर? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ ऐसे देखने में होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। आजकल जो चेक हम लोग यूज करते हैं ना सर, बैंक चेक, ठीक है, वो भी एक तरह का बिल्स मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। बट हाँ, चेक थोड़ा और मॉडर्न है। बिल्स भी अभी भी यूज होने वाला एक कॉन्सेप्ट है। इसको पुराने जमाने में हुंडी कहा जाता था, इसका मॉडर्न वर्जन में हम लोग चेक यूज करते हैं, जो बैंक चेक होता है ना, वो उस टाइप का। सर सबको दिखाई दे रहा है? ये काफी पुराना एक बिल्स है, लग रहा है 1000 रुपीज का बिल्स है। दिख रहा है सर आप लोगों को? हेलो, यस सर। देखो सर, सैंपल फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखो।
ऐसे देखो, मैं जानता हूँ मैम आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिटेल्स में पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर यूज करूंगा। कितना अमाउंट का बिल्स है? 2 लाख। प्लेस डेट 60 days after the date, pay Mr. ABC a sum of rupees 2 lakh for value received. 60 days after the date, pay Mr. ABC a sum of rupees 2 lakh for value received. ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस कौन करेगा? जो बेसिकली बिल का पे करेगा। इसका मतलब जो बेसिकली डेटर है उनके अगेंस्ट में होता है। स्नेहाशीष, तेरे को मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर। ओके स्नेहाशीष, मैं तेरे को कुछ सेल करना चाहता हूँ, खरीदेगा? हाँ चल, क्या खरीदेगा बोल? मोबाइल? हाँ चल मोबाइल हाँ खरीद सर। ले, चल मोबाइल खरीद ले। हाँ टूटा फूटा मोबाइल है लेकिन दाम ज्यादा देना पड़ेगा। कितना देगा? मैं ये 20,000 में खरीदा था, तेरे को 30,000 में बेचूंगा, लेगा? 30,000? हाँ 20,000 में खरीदा, मैं प्रॉफिट करना चाहता ना। अच्छा चल 15,000 दे देना। अच्छा सुन, बात सुन, जब तू मैं तेरे को बोला कि मैं, सब कोई सुन रहे हो ना, मैं स्नेहाशीष को बोला कि स्नेहाशीष मेरा मोबाइल फोन लो। स्नेहाशीष बोला ठीक है सर, आपका फोन है तो मैं ले ही लूंगा। ठीक है, स्नेहाशीष एकदम खुशी के मारे ले लिया मेरा फोन। लेकिन मैं तो सर स्टूडेंट के नाते पे नहीं बेचा ना, मैंने तो बेचा एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, तो मैं उसको एज ए बिजनेसमैन उसको मेरा फोन 15,000 में सेल किया। बट स्नेहाशीष मुझे बोल रहा है कि सर मेरे पास अभी पैसा नहीं है। ठीक है, या फिर 15,000 छोड़ो, मैं 2 लाख का अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ। ऐसे सेट ऑफ मोबाइल फोन्स बेचा, मैं उसको 2 लाख मांग रहा हूँ। तो स्नेहाशीष मुझे बोल रहे हैं सर मेरे पास 2 लाख नहीं है। तो मैं उसको बोल रहा ठीक है, हम दोनों का बैंक के साथ अच्छा सेटिंग है, मतलब एक पर्टिकुलर बैंक है जिनके थ्रू से हम लोग अपना ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो बैंक हम लोगों को लोन वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो बैंक में हम दोनों का अच्छा रैपोर्ट है, और मतलब रैपोर्ट मतलब रिलेशनशिप अच्छा है, बिकॉज बैंक का बिजनेस होता है तो बैंक क्यों ना हमारे साथ। बैंक हमेशा बिजनेस क्या चाहता है? बैंक का बिजनेस होता है लोगों को लोन देके, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ बैंक। किसी से डिपॉजिट लेगा और किसी को लोन देगा, और वो लोन का इंटरेस्ट से ही बैंक का बिजनेस बढ़ता है। जैसे आज ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कल रिपोर्ट आया सर, 88% में उनका इनकम रेवेन्यू इंक्रीज किया है, प्रॉफिट भी हाई हुआ है, और शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा रन कर रहा है। यार सही बोला ना, जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो। यस सर। हाँ ओके सर, ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे। स्टॉक मार्केट बोलने ना बहुत लोग ना एकदम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, इतना खुशी अच्छा बात नहीं है। चलो आ जाओ, स्टॉक मार्केट से वापस आ जाओ। अच्छा, लॉ में ध्यान दो। पॉइंट क्या है कि जैसे मेरे साथ और स्नेहाशीष के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ का ब्रांच, बैरकपुर पे चले जाए स्नेहाशीष, तेरे घर के पास। यस सर। चल बैरकपुर ब्रांच में अच्छा खासा सेटिंग है। बैंक में जाके मतलब हम लोग, मैं क्या किया, मेरे को पैसा अभी चाहिए, आई नीड 2 लाख अभी। ठीक है, मुझे अभी 2 लाख चाहिए, लेकिन तू बोल रहे सर मेरे पास नहीं है। तो बैंक के पास मैं तेरे को क्या किया, बिल ड्रॉ कर दिया। मैं तेरे तेरे अगेंस्ट में बिल ड्रॉ कर दिया। तू क्या कर लिया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तू बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तू कौन है? ड्रॉई है। ठीक है, और मैं कौन हूँ? ड्रॉयर हूँ, जो बिल बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बिल बनाया, तूने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके अपना सिग्नेचर भी कर दिया। तेरे पास क्या है? बिल्स पेबल। मेरे पास क्या है? बिल्स रिसीवेबल। अब तूने जैसे एक्सेप्ट कर लिया, वो बिल्स रिसीवेबल लेके सेम टू सेम का बिल्स रिसीवेबल मेरे पास है, तेरे पास बिल्स पेबल है। ठीक है, बैंक के पास जाके मैंने बीआर जमा किया, और ये बीआर जमा करके बैंक से मैंने 2 लाख उठाया। बैंक बदले में कुछ अमाउंट काटता है जो उसका इनकम है। से फॉर एग्जांपल 2 लाख है ना, मानो कि बैंक 3,000 काटा। ठीक है, 3,000 रुपीज बैंक चार्जेस के हिसाब से काट लिया। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। अरे मैं सही बोल रहा है ना सर? हाँ सर, आप लोग तो सब एकदम टॉप क्लास अकाउंटेंट हो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? Yes. हाँ सर। ओके सर, तो बैंक ने कुछ डिस्काउंट में आप लोगों से चार्जेस लिया, मतलब मेरे से चार्जेस लिया, और बाकी अमाउंट मेरे को दे दिया। 2 लाख सही नहीं, कोई बात नहीं, 1,97,000 तो मिला। मेरा काम तो हो जाएगा जो बिजनेस के लिए मुझे चाहिए। अब कुछ दिन बाद, जैसे कि यहाँ पर बोला 60 डेज आफ्टर द डेट, मतलब 60 दिन, और उसके बाद और 3 दिन आफ्टर द डेट, मतलब कुछ 3 डेज का ग्रेस पीरियड होता है रियल में भी। तो उसके अंदर ये बिल्स पेबल लेके किसको जमा करना पड़ेगा सर पेमेंट? ये पेमेंट जो बैंक से, बैंक हम लोगों को दिया, बदले में कुछ चार्जेस भी लिया, लेकिन ये पेमेंट किसको करना पड़ेगा? बैंक को। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है।
सर ड्रॉ ही करेगा बैंक में मतलब जाकर। स्नेहाशीष को करना पड़ेगा, है ना? मतलब स्नेहाशीष को पेमेंट करना पड़ेगा 60 दिन बाद, यस सर। है ना? अगर वो नहीं करता है तो वो डिफॉल्टर बनता है, अगर वो नहीं करता है तो वो डिफॉल्टर बनता है। लेकिन बैंक हम दोनों को ही नहीं छोड़ेगा बैंक दोनों को ही बुलाएगा, बोले भाई आप लोगों को बिल इशू किया था और आपने पेमेंट नहीं किया, ठीक है? फिर मैंने क्या करेगा, मैं फिर से स्नेहाशीष को बोलेगा ऐसा करेगा तो बिजनेस नहीं करेगा स्नेहाशीष तेरे साथ, ठीक है? और सर स्नेहाशीष का क्या होगा सर, उसका गुडविल खराब हो जाएगा, बैंक कभी फर्दर उसके साथ किसी भी तरह का सेटलमेंट नहीं करेगा, कोई बिल उनके अगेंस्ट में नहीं करेगा, उसको किसी भी तरह का बिजनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज इन रियल लाइफ ऐसा ही होता है सर, रियलिटी में ऐसा ही होता है। अगर आप एक बार किसी एक बैंक में डिफॉल्टर बनते हो ना, और वो भी बार बार बनते जाते हो, तो एक बैंक के पास खबर होता है ना, पूरा आरबीआई के अंडर में जितना सारा बैंक है सबके पास खबर चला जाता है। पता है आप लोगों को ऐसा? सर। हाँ, एक बैंक के साथ आप कुछ भी गलत करोगे ना, सारे के सारे बैंक के पास आपका बैडविल चला जाएगा। इसीलिए बैडविल करने से पहले 10 बार सोच के करियो, नहीं तो मुश्किल में आप लोग हम लोग ही फंसेंगे सर, ठीक है? अब पॉइंट क्या है, पॉइंट तो वही हो गया, आई होप अभी समझ में आ गया, ठीक है? द सेलर ऑफ ए गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैं क्या हो गया, फिर से अनपेड सेलर हो गया। पेमेंट तो मुझे मिला था, बट अल्टीमेटली स्नेहाशीष ने नहीं दिया पेमेंट बैंक को, तो अल्टीमेटली बैंक हमें ही पूछेगा, तो ये भी एक अलग, मतलब वो वैसा वाला ही केस में आ गया, ठीक है? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सारा का सारा अनपेड सेलर में ट्रीटमेंट होता है। बोलो सर, सबको समझ आ रहा है? हाँ सर, सभी को समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किताब से ही। सर एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई, एक्स कुछ गुड्स बेच रहा है, किसको? वाई को, ठीक है? एक्स कुछ गुड्स बेच रहा है वाई को, कितने में? 50,000 में। एक्स सोल्ड सर्टेन गुड्स टू वाई फॉर 50,000, वाई पेड रुपीज 40,000 बट फेल्स टू पे द बैलेंस, 40,000 पे किया, 10,000 पे नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एक्स जो है वो अनपेड सेलर हो गया। सिंपल बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? P sold some goods to R for 60,000 and received a check for a full price. चेक तो दे दिया, बहुत बढ़िया। On presentment the check was dishonored by the bank. मतलब चेक क्या हो गया सर? मतलब चेक क्या हो गया? बाउंस हो गया ना, इसको हम लोग चेक बाउंस भी बोलते हैं, मतलब टप्पा खा के निकल गया चेक बाउंस क्यों बोलते हैं? बाउंस हम लोग जानते हैं ना सर, इतना दूर से जाते हैं कि पकड़ में नहीं आता, बैट्समैन बीट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चला जाएगा तो वाइड बॉल भी हो जाता है, लेकिन ठीक ठाक बाउंस दो। लेकिन पॉइंट ये बाउंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि चेक तो ड्रॉप हुआ था, बट ड्रॉप खा के वो बाउंस हो गया, मतलब बैट्समैन खेल ही नहीं पाया। समझ रहे सर चेक बाउंस क्यों बोलते हैं? हाँ सर, चेक डिजॉनर को बाउंस क्यों बोलते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर, जो देता है उसके बैंक में जो अमाउंट नहीं रहता है तो वो जाता है। हाँ, मतलब ड्रॉप, मतलब बैंक में चेक जमा तो किया था, सपोज जैसे स्नेहाशीष से मुझे पेमेंट मिलना था, अब बिल्स छोड़ो, मैंने स्नेहाशीष को बोला था कि भाई मेरे को 2 लाख दे दो, तो स्नेहाशीष मेरे नाम पे बैंक में चेक जमा किया, ठीक है? मेरे अकाउंट में जमा करने के लिए अकाउंट पे ही चेक जमा किया, बट स्नेहाशीष के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, स्नेहाशीष के अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो चेक क्या हो जाएगा? डिजॉनर हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। और अल्टीमेटली मैं अनपेड सेलर था, अनपेड सेलर ही रह जाएगा। हाँ सर, मैं अनपेड सेलर ही रह जाएगा ना, क्या रे? यस सर। बोल। तो वही है चेक बाउंस होना या डिसऑनर हो जाना, ठीक है? अब इसको ऑनर करना पड़ेगा। सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर अच्छे से करियो, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसमें आपको चेक का हिसाब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से, इसका जर्नल एंट्रीज रियल लाइफ में बहुत यूज होता है। 2-3 चैप्टर जो एकदम बेसिक लेवल में सिखाया जाता है ना, उस मतलब सिर्फ वो 2-3 चैप्टर में ना बहुत काम होता है बैंकिंग सेक्टर्स में। एक चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्री वगैरह तो छोड़ ही देते हैं, मतलब मैं स्पेसिफिक चैप्टर में बात कर रहा हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड BRS, बिल्स रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स, ठीक है? ये BRS जो होता है ना वो भी बहुत वाइटल चैप्टर है, इसके मतलब ये सिर्फ BRS जानते हैं ना जो, सिर्फ उसी के मतलब उसी को यूज करके कितना सारा काम होता है, आपको क्या बताऊं मैं? मतलब अगर किसी को कुछ नहीं आता सिर्फ BRS आता है तो वो भी, उसको भी बहुत काम मिल जाता है सर क्या बोल रहे हो, हम लोगों को तो टफ लगता है। अरे जो टफ है वही कुछ काम आता है, समझा करो। इजी चीज भी काम आता है बट टफ चीज ज्यादा काम आता है। सर जरूरी है क्या? कभी कभी तो जरूरी है। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अब सवाल है कि अनपेड सेलर का कुछ राइट है कि नहीं है?
या फिर वो रास्ते में पड़ा रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो भैया कटोरा लेके खड़ा रहेगा क्या, भाई मेरे को पैसा दे दो, पैसा दे दो, हाँ सर इसके नाम पे दे दो बाबा, उसके नाम पे दे दो बाबा, ऐसा करेगा? अरे कुछ तो राइट होगा इसका। सेक्शन 46 बताता है। सर सेक्शन याद रखे? हाँ सर, आप लोग कोई आम इंसान थोड़ी ना बन रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मजाक थोड़ी है, जानना पड़ेगा सेक्शन। हाँ तभी तो आप लोग खास बनोगे, भीड़ से अलग, तभी तो हो पाओगे। सर भीड़ से अलग नहीं होना है। हाँ सर होना है, ऐसे ही कोरोना बहुत ज़्यादा है, भीड़ से अलग ही रहो। Unpaid seller's right, subject to the provision of this act and of any law for the time being enforced, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer. The unpaid seller of goods as such has by implication of law a lien on the goods for the price while he is in possession of them. A lien on the goods for the price while he is in the possession of them. सर लियन क्या है बता दो ना। बताते हैं। इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, अगर बायर इंसॉल्वेंट है, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम, राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट सबसेक्शन 1। तो फिर आपके सामने 3 सवाल आ गया कि जो अनपेड सेलर है, जिनको पेमेंट नहीं मिला था, दुखी सेलर, अनपेड सेलर मतलब दुखी है ना, दुखी है कि सुखी है, बोलो ना। अनपेड जो होता है वो हाँ सर दुखी होगा ना, पेमेंट नहीं मिलता है तो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक बिजनेस करता है, अपना सामान देता है लोगों को रिस्क लेके, और फिर लोग पैसा मार लेगा, अच्छा बात थोड़ी ना है, दुखी हो जाता है। तो उसका दुख को मिटाने के लिए लॉ बताते हैं सेक्शन 46 में कि भाई आप ना लीगल राइट के थ्रू से एसेट को एक्वायर कर लो, लियन, ठीक है। मतलब किसी भी चीज पे अगर किसी का राइट आ जाता है ना, लीगल राइट, ठीक है, किसी एसेट पे, तो उसको बोलते हैं लियन। ओके, ये लॉ आपको मौका देता है कि लियन करना। जैसे मैं आप लोगों को एक लियन के बारे में बताता हूँ, मुझे एक चीज याद आ रहा है। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूज करते हो ना सब कोई, सर आजकल ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन तो करते हो, हाँ सर करते कि नहीं करते? यस सर। अरे हाँ, सभी कोई मोटा मोटी Yes, sir. ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन आजकल मोटा मोटी सभी कोई करता है। जैसे मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप लोग लियन बहुत जगह में देखोगे, मुझे एक जगह याद आ रहा है इसलिए मैं आपको एक जगह का नाम बता रहा हूँ। सर आप लोग सभी कोई शायद नहीं जानते, बट जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आप लोगों से मैक्सिमम नहीं, मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है। मतलब स्टॉक मार्केट में या तो पढ़ाई कर रहा है या फिर स्टॉक मार्केट में सीख रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर कभी आप लोग आईपीओ खरीदोगे ना, सर आईपीओ खरीदना जानते हैं सब कोई? शुभो है, प्रिया है, आप लोग तो जानते होंगे सर, आप लोग तो स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड हो। रोशनी यस सर। है ना? है दादा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे ये आईपीओ है, आईपीओ मतलब सर इतना जान लो करेंटली, इतना बस समझ लो, आईपीओ मतलब सर जब कोई स्टॉक कंपनी, कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से स्टॉक मार्केट में आता है, उसको आईपीओ बोलता है। सर स्टॉक मार्केट फिर से नहीं, लियन समझाना है, रुको तो सही। एक्चुअली इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया बिकॉज ये इसके साथ आप लोग कनेक्टेड हो जाओगे, बिकॉज सभी कोई थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का सीख, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता है कि क्लास करता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह भी सीख रहा है, कर रहा है। जैसे जोमेटो आ रहा है सर मार्केट में, अभी डेट डिक्लेयर नहीं किया, कर लेगा बिकॉज वो कोविड के कारण थोड़ा रुका हुआ है। एलआईसी आएगा, एनएसडीएल आ रहा है, बजाज एनर्जी आ रहा है, कुछ कंपनीज ऑलरेडी आ चुका है। सर फॉर एग्जाम्पल अगर आप जोमेटो का शेयर खरीदना चाहते हो, फर्स्ट टाइम जब आ रहा है, फर्स्ट टाइम जब आ रहा है आप लेना चाहते हो, तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आता है ना, तो उसका लॉट होता है। क्या होता है? लॉट। आपको लॉट में शेयर खरीदना होता है। सर एक एक लॉट में हो सकता है कि 10 शेयर हो, 15 शेयर हो, ऐसे होता है, ठीक है। मोटा मोटी 15,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट होता है, आसपास, ठीक है। 15,000 अराउंड का इन्वेस्टमेंट होगा, आपको एक लॉट ऑफ शेयर मिलता है अराउंड। सर कहना क्या चाहते हो? तो जब आप फर्स्ट टाइम कोई कंपनी आता है ना, आईपीओ में जब आप अप्लाई करते हो, सर मिल जाता है क्या? नहीं सर, अगर बहुत डिमांडिंग है ना तो लॉटरी होता है। तो अगर मानो कि जरूरत था 1 लाख लोग, लेकिन एप्लीकेशन कर दिया 1.5 लाख लोग, तो आप लोग अकाउंटेंसी में भी किए होंगे सर, प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह होता है, ठीक है। तो बहुत लोगों को मिलता भी नहीं है, लेकिन पैसा बाद में वापस मिल जाता है, और जिनको मिल जाएगा उनको तो शेयर मिल जाएगा, जोमेटो का शेयर उनके ट्रेडिंग अकाउंट में जमा हो जाता है। सर लियन समझाओ। सर वही मैं समझा रहा हूँ,
अगर आप लोगों में से किसी ने ये चीज ऑब्जर्व किया, अगर कभी आईपीओ खरीदा या फिर आईपीओ के साथ कनेक्टेड हो, आप लोग देखना 15,000 देके आप जब लॉट खरीदते हो ना, आपको संगे संग आपके अकाउंट में शेयर नहीं आता है। 10-12 दिन का टाइम लगता है सर, 10 to 12 डेज का कम से कम। वो क्या होता है ना सर, आप लोग बचपन में एप्लीकेशन कंपनी अकाउंट सभी को ही किए होंगे, क्लास 12 में कंपनी अकाउंट सबको ही किए हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? यस सर। हाँ सर। तो कंपनी अकाउंट जब हम लोग करते हैं सर, उसमें क्या क्या जर्नल एंट्री करते हैं, कोई बोलेगा मुझे थोड़ा? सर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, इस तरह का। फर्स्ट ठीक कॉल ठीक सेकंड है, कॉल। ठीक है सर, मैं समझ गया। फिर कॉल मनी, हाँ, फिर अगर पूरा अमाउंट नहीं देता है तो फॉरफीचर भी होता है ना? क्या रे? यस सर। Yes, sir. Yes. Forfeiture, reissue. एग्जैक्टली सर, फॉरफीचर हो सकता है, रीइशू हो सकता है। अब मैं आपको कंपनी अकाउंट्स नहीं बता रहा हूँ, मेरा आपको बस इतना कहना है कि ये जो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हम लोग करते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, है ना? अब ये तो कंपनी करता है अपने अकाउंट में, है ना? ये कंपनी अपने बुक्स में एंट्री करता है कि नहीं करता? ये बैंक अकाउंट डेबिट मतलब बैंक में उनका पैसा जमा होता है, आप 15,000 से एप्लीकेशन जमा करते हो, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बोल के बैंक के अकाउंट में कितना जमा हुआ? 15,000। बैंक के अकाउंट में नहीं, कंपनी के अकाउंट में 15,000 जमा होता है ना। जैसे ही हम किसी कंपनी का आईपीओ खरीदेंगे, ठीक है, वही एक्चुअली आप लोग अकाउंट्स में एंट्री करते हो, जो आप लोग क्लास 12 लेवल में या फिर कॉलेज में आके भी सीखते हो, चार्टर्ड पढ़ने इंटर लेवल में भी, फाउंडेशन में भी थोड़ा बहुत है। तो आप जब सीखते हो ना, तो ये एक्चुअली यही सीखते हो जो रियल लाइफ में कंपनी का शेयर खरीदने के टाइम पे होता है। यहाँ शुभो है, शुभो अगर मुझे थोड़ा हेल्प कर सकता है, प्रिया भी हेल्प कर सकता है। क्या प्रिया, ऐसा ही होता है कि नहीं होता? सबका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 15,000 जैसे ही मैंने यहाँ डाल दिया ना, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके साथ लियन का क्या कनेक्शन है? सर जब फर्स्ट टाइम कोई 15,000 जमा किया ना, आप, ये तो कंपनी का है, लेकिन सर जो खरीद रहा है उसका क्या होता है? जैसे जो एप्लीकेंट है, सपोज मैंने अप्लाई किया, आपको संगे संग नहीं मिलेगा सर, इसका अलॉटमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। अलॉटमेंट प्रोसेस में टाइम लगता है। इसके लिए बैंक क्या करता है, आपका जो अमाउंट है ना, वो आपके अकाउंट से डेबिट, मतलब आपके अकाउंट में ना वो बैलेंस काटता नहीं है। वो 10 to 12 डेज जब तक अलॉटमेंट पूरा नहीं होता, आपका जो 15,000 अमाउंट है ना, से फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट में 1 लाख है, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज है, लेकिन 15,000 तो आपने बैंक के शेयर एप्लीकेशन में जमा किया ना किसी कंपनी के शेयर खरीदने के टाइम पे, लेकिन ये संगे संग काट नहीं लेगा, लेकिन ये 15,000 का अमाउंट आपको बैंक यूज नहीं करने देगा। तो वो 10 to 12 डेज वेट करेगा कि अगर कंपनी आपको अलॉट करता है शेयर, अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट करता है तो 15,000 काट लेगा, अगर नहीं करता है तो 15,000 वापस कर देगा। तो सर इसके बीच में ये क्या हो जाता है बोलो तो? लियन में रहता है। क्या रहता है सर? लियन में रहता है, मतलब ये पैसा आप यूज नहीं कर सकते, ये आपका एसेट है, बट फिर भी आप यूज नहीं कर सकते, लीगल एक्शन आ जाता है इसके ऊपर। कुछ बात समझ में आया सर? सर बड़ा लंबा चौड़ा एग्जाम्पल था सर, लंबा चौड़ा था बट बड़ा काम का था। मतलब ये इस तरह का चीज आप लोग देखोगे, जब भी ऐसे बैंक में लियन हो जाता है, आपके अकाउंट का बैलेंस को रोक दिया जाता है, मतलब बैलेंस है पर आप उसको यूज नहीं कर सकते। कुछ समझ में आया सर आप लोगों को? हेलो, क्या सबको मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. यस सर। समझ में आया जो मैंने समझाया? यस सर। हाँ चिराग, चिराग समझ में आया हाँ रे? सर। ओके हाँ सर, सर। ठीक है। মান্নান বোঝা গেছে? ওকে। রশনি, লিয়েনটা বোঝা গেছে? রশনি বল। বিশাল? ওকে, বিশালের আওয়াজ একদম পাচ্ছি না। विशाल आशीष नाকি रे? यस सर। तो ऐसा होता है सर लियन, ठीक है। तो लियन और भी बहुत सारा, मतलब बेसिकली आप इतना समझ लो कि आपका एसेट है, मतलब किसी, मतलब आपका हक आ जाता है जब बायर आपको पेमेंट नहीं करता, तो आप उस पर हक लगा देते हो, बेसिकली यही बात है, ठीक है। तो ये जो बैंक अकाउंट में हक किसका है? वो कंपनी का हक है।
बट अगर कंपनी आपको अलॉट करेगा तब ना हक आएगा। तो इसलिए बैंक क्या करता है, उस फ्यू डेज के लिए उस पर अपना हक जता लेता है ताकि बैंक उसको सेटल कर पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्टेड है या फिर स्टॉक मार्केट सीखना पसंद कर रहे हैं, और सीखना भी चाहिए। मजा का बात ये कि कोई ऐसे नहीं है कि जुआ का अड्डा है, नहीं, एकदम नहीं। इंडियन इकोनॉमी का मिरर है सर स्टॉक मार्केट। अगर आप देश का इकोनॉमी को समझते हो, समझना चाहते हो, तो फिर आपको स्टॉक मार्केट ही समझना चाहिए। तो उसमें आपको देश के बारे में समझ आएगा, इकोनॉमी के बारे में समझ आएगा। इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि सीखो स्टॉक मार्केट, समझो स्टॉक मार्केट। ठीक है, इसलिए नहीं कि पैसा कमाना है। पैसा कमाओ, हर जो लोग जिंदा रहते हैं वो पैसा हर कोई कमाते हैं। कौन पैसा नहीं कमाता? भिखारी भी कमाता है अपने हैसियत के हिसाब से। ठीक है, डोनेशन पे ही कमाता है पर कमाता तो है। पैसा कमाना इज नॉट द बिग इशू। बिग इशू इज यू हैव टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। दैट इज वाई मैं स्टॉक मार्केट लेके इतना ज्यादा बात करता हूँ। और आप देखना हर चीज में बात आता है। मैं करना नहीं चाहता लेकिन आ जाता है। सॉरी। ओके, तो लियन on the goods for the price while he is in possession of them in case of insolvency। insolvency मतलब किसका insolvency सर? बायर का कि सेलर का? किसका insolvency का बात कर रहा है? बायर। बायर का। जैसे वो अनिल अंबानी का केस याद आ रहा है? अनिल अंबानी का केस याद आ रहा है ना सर? ये कंपनी इसका रिलायंस कम्युनिकेशन, इसका शेयर मार्केट में है सर। मत खरीदना, बिल्कुल मत खरीदना। कंपनी खत्म हो चुका है। 1.75 रुपीज। कोई ट्रेड नहीं लेता, देख सकते हो आप, कोई ट्रेड नहीं लेता, पर मार्केट में है अभी भी बिकॉज पूरा प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ। बट आपको मैं क्या दिखाना चाहता, ये देख लो। मैं आपको जो दिखाना चाहता आप देख लो। एक टाइम पे ये कंपनी कितना फ़ोन यूज़ करते थे हम लोग सर? 2003, 4, 7, 8, इवन 2011 तक टॉप क्लास कंपनी था। रिलायंस कम्युनिकेशन का जो फ़ोन था, एकदम बहुत अच्छा डेटा, मतलब वॉइस सर्विस बहुत अच्छा देता था। स्पेशली सिटी लाइक मुंबई में तो बहुत चलता था। मुंबई में, दिल्ली में बहुत चलता था। सर आप क्या दिखाना चाहते हो? रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वाज एन इंडियन मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर। करेंटली आप देख लो, रिलायंस हैज क्लोज्ड हिज टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस इन 2019 एंड फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी। दिख रहा है सर? फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी दिखाई दिया कि नहीं दिया? यस सर। है ना? इसका मतलब ये बैंकरप्टेड हो चुका है। इसका मतलब रिलायंस जिसका बायर होगा, मतलब ये कंपनी जिस कंपनी का बायर होगा, या फिर इसका ओनर जिस कंपनी का बायर होगा, उसके साथ डीलिंग करने से पहले अनपेड सेलर को सोचना चाहिए, है ना? तो यही बता रहे सर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट। आप रास्ते में ही रोक लो आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ देम। ठीक है, रास्ते में रोक लो गुड्स को। अगर आपको पता चल गया कि मेरा बायर जो है वो तो इंसॉल्वेंट है, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे वो कोई इंसान हो, मतलब कंपनी का ओनर भी हो सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटर बिजनेसमैन भी हो सकता है। राइट ऑफ रीसेल, आपके पास राइट ऑफ रीसेल भी आता है, सबसेक्शन 1 में डिस्कस करते हैं सर। वेयर द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। अगर प्रॉपर्टी बायर के पास नहीं गया, अभी भी सेलर के पास ही है। ठीक है, प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ, सेल हो चुका है बट प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ। द अनपेड सेलर हैज इन एडिशन टू हिज अदर रेमिडीज अ राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी। वो क्या कर सकता है? डिलीवरी को रोक सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता? डिलीवरी को रोक सकता है। सिमिलर टू ए को एग्जिस्ट एक्सटेंसिव विद हिज राइट्स ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट वेयर प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। अगर मानो कि बाई चांस प्रॉपर्टी बायर के पास जा रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट सेल हुआ था, अगर आपको पता चल गया कि बीच में ऐसा कुछ हो गया कि वो इस तरह का तीनों में से कुछ भी एक हो गया, तो आप अपना राइट लियन लगा सकते हो, ट्रांजिट में रोक सकते हो कि भाई रोक लो भाई, पेमेंट नहीं मिलेगा, बायर इंसॉल्वेंट हो चुका है, या फिर समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो अनपेड सेलर के पास ये सब मौका होता है। सर कब यूज करना है वो तो बता दो। चलो सर, बहुत कुछ बोलना है। Rights of an unpaid seller against the goods. The right of an unpaid seller against the goods can be categorized under 2 headings. Against the goods, when property in goods has passed to the buyer,
और वेयर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, प्रॉपर्टी बायर के पास पहुंचा नहीं है और प्रॉपर्टी बायर के पास पहुंच गया है, मतलब पास हो गया है। तो दोनों अलग अलग केसेस है, एक सेल हुआ है पर मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ, और एक केस में सेल भी हुआ है ट्रांसफर भी हुआ है। ओके देखो सर, मैं आपको लियन समझा रहा था, यहाँ पर लियन ही पहले दे दिया सेक्शन 47 में, लियन पहले ही दे दिया। सेक्शन 47 के अनपेड सेलर हैज द फॉलोइंग राइट अगेंस्ट द गुड्स। सेलर्स लियन, सेलर लियन लगा सकते हैं। लियन मतलब मैंने आपको क्या बोला, कोई इस एसेट को लीगली एक्वायर करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लियन, अपना अधिकार जताना। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1, सब्जेक्ट टू द provision of this act, the unpaid seller of goods who is in possession of them is entitled to retain possession of them। उसके पास ही है, सेल हो चुका था बट फिर भी पोजीशन रख सकता है until payment or tender of the price in the following cases। जब तक उसका बायर, जब तक प्रोडक्ट का बायर उसको पूरा पेमेंट ना कर दे। जैसे कि where the goods have been sold without any stipulation as to credit, where the goods have been sold without any stipulation, मतलब किसी भी तरह का प्रोविजंस की क्रेडिट पे सेल नहीं था, क्रेडिट सेल नहीं था, तो फिर बाकी क्यों रखेगा। हाँ सर, शर्त स्टिपुलेशन मतलब कंडीशंस, ठीक है, क्रेडिट का कंडीशंस ही नहीं था तो फिर बाकी क्यों रहेगा। बाकी का कंडीशंस में अगर एग्रीमेंट बनता तब जाके हो सकता है। कैश सेल का कंडीशन था, कैश में बेचने का कंडीशन था तो कैश पेमेंट करना चाहिए, क्रेडिट का बात हुआ ही नहीं था। वेयर द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट बट द टर्म ऑफ क्रेडिट हैज एक्सपायर्ड, गुड्स क्रेडिट में सेल हो गया था बट क्रेडिट का टर्म एक्सपायर हो गया, गुड्स क्रेडिट में सेल हुआ था बट क्रेडिट का टर्म एक्सपायर हो गया, और बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट। ये तीन केस में सेलर्स के पास लियन है कि वो लियन लगा के अपना गुड्स में अपना अधिकार को फिर से जमा सकता है। बोलो सर, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 इज क्लियर और नॉट। इफ तीनों पॉइंट में से कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो सर। क्लियर है सबको? आयुष, साक्षी, हाँ, आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो सर, आवाज आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके सर, यस सर। ठीक है, समझ में आया ना तीनों पॉइंट, कि कब सेलर लियन लगा सकते हैं। क्रेडिट का कंडीशन ही नहीं हुआ था, अब अचानक क्रेडिट मांगने से थोड़ी ना चलेगा। क्रेडिट में हुआ था बट क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो गया है और आप बायर जो है वो इंसॉल्वेंट ही हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्टेड, मतलब उनका मार्केट में इतना लोन था, उनका लोन इतना था। सपोज मानो सर, कब एक इंसान इंसॉल्वेंट होता है, कब पता चलेगा कि वो इंसॉल्वेंट है। सपोज किसी के, जैसे अनिल अंबानी क्यों बैंकरप्टेड है जानते हो? उसका कंपनी क्यों बैंकरप्टेड है? बिकॉज उसका कंपनी का जो टोटल वैल्यूएशन है, कंपनी के वैल्यूएशन से मार्केट लोन ज्यादा है। कंपनी के वैल्यूएशन से अगर मार्केट लोन ज्यादा होगा, इसका मतलब अभी आपका घर भी बिक जाएगा ना। हाँ सर, आपका कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़ का और आपने मार्केट से लोन लेके रखा है 15 करोड़ का, स्टील 5 करोड़ का शॉर्टेज। हाँ सर, 10 करोड़ का मार्केट में लोन है आपका, बट मार्केट में लोन है 15 करोड़ का और आपका कंपनी का वैल्यूएशन है 10 करोड़ का। तो क्या आपका मार्केट लोन आपका प्रॉपर्टी सेल करके आ सकता है, बिजनेस का प्रॉपर्टी सेल करके? हाँ सर, बोलो ना। हाँ आएगा? 15 करोड़ का लोन है, 10 करोड़ आपका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है, क्या मार्केट में जी अपना सर। लोन, आपका लोन क्रेडिट वर्दीनेस है आपका? सवाल मतलब क्वेश्चन इज दैट कि क्या आपका क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब क्या आप अपना लोन रीपे कर सकते हो? नो सर। नो सर। नो ना, यहीं पर तो प्रॉब्लम है। तो जब ऐसा हो जाए तो आप क्या हो जाओगे, अगर ऐसा हालत बहुत ज्यादा देर तक हो जाए ना, जैसे विजय माल्या, इनका भी सेम टू सेम तरह का कंडीशन हुआ। आप लोग जानते हो ना सर, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया यस सर। है ना, किंगफिशर एयरलाइंस नहीं है मार्केट में, बंद हो गया सर, इसको बंद करना पड़ा क्योंकि इसका बिजनेस में ये इतना लॉस में चला गया था। इसका मेन प्रॉब्लम हुआ कि ये फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा दे रहा था और कंपेरेटिवली इसका टिकट उतना ज़्यादा सेल नहीं होता था। ऐसे इंडिया में एयरलाइन बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, ज़रूरत से ज़्यादा दिखाओगे तो मुश्किल में पड़ोगे, ठीक है, जितना है उतना करो भाई। देश का इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड ना होके आप कितना भी बड़े बड़े गुल खिलाओ,
आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आपको पॉपुलेशंस के कैरेक्टर के हिसाब से चलना चाहिए। आप जब पॉपुलेशंस के कैरेक्टर के अगेंस्ट में जाके काम करोगे ना, आप मुश्किल में पड़ोगे सर। 135 करोड़ की आबादी तो है सर, बट 135 करोड़ की आबादी में हार्डली 10% लोग रिच क्लास में आता है सर। ठीक है, हार्डली 10% लोग रीच में आते हैं या हायर मिडिल क्लास सेक्टर्स में आएगा, जो आपका एयरलाइंस का प्रॉपर प्रॉपर पेमेंट करेगा। बाकी लोग नहीं करेगा, बाकी लोग नहीं करेगा। बहुत लोग समझते नहीं है। किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि इंडिया मतलब सिर्फ कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ऐसा है क्या सर? या फिर कोई भी बिग सिटीज, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल। मैं बहुत उनसे बात करता हूँ, बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं। अच्छा, कोलकाता मतलब भारत का मतलब सिर्फ भारत का शहर है। जो लोग स्पेशली शहर में रहते हैं, दे डोंट इवन हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि इंडिया मतलब इंडिया का गांव भी है। और इंडिया में गांव में ही आज के डेट में अभी भी सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, और जहाँ लोगों के पास इनकम अभी उतना भी ज़्यादा नहीं है। हाँ, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ कंपेयर टू सिटीज पीपल बेहतर है, बट हाँ, जो कैश का बात है सर, कैसे आप बोल दिए? हाँ सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑब्वियसली सिटीज पीपल से ज़्यादा अच्छा है। कोई भी गांव में रहता है सर, बस मैं इतना गवर्नमेंट से उम्मीद करता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट रहे, बीजेपी रहे, कोई भी गवर्नमेंट आए, कि गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बिल्ड कर दो। किसी को ना इधर इधर जाने का जरूरत ना पड़े। सर ऐसा क्यों बोलते हो? नहीं सर, इंडिया, भारत किसी भी देश का डेवलपमेंट ना उसका हर एक गांव से बन सकता है, और ये सही डेवलपमेंट होगा। जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए, सदर्न इंडिया में गांव साइड बहुत ज़्यादा डेवलप है। मैं आप लोगों को एक कंपनी के बारे में शायद कभी बोला था, मैं फिर से एक बार आपको बोल सकता हूँ। आपने इसके बारे में मेरे से मुंह से सुने होंगे सर, जोहो नाम सुने हो सर? जोहो कॉर्पोरेशन का Yes, Yes, sir. sir. हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है सर। करेंटली जोहो का जो चेयरमैन है, ये आपका मतलब इंडिया का पद्मश्री है, ठीक है, श्रीधर वेम्बू। ठीक है, जोहो कॉर्पोरेशन का जो चेयर मतलब हेड है, श्रीधर वेम्बू, ही इज ऑल्सो पद्मश्री। सर ये चेन्नई की इनका हेडक्वार्टर है, बट इनका बिजनेस मॉडल भारत के विलेज में हो रहा है। मजाक नहीं कर रहे सर, गांव में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के लिए, और करके दिखा भी है। दैट इज द मेन थिंग। आज के डेट में भारत का टॉप 60 बिलियनियर्स में से एक है श्रीधर वेम्बू। तो मतलब ये प्रूव कर दिया कि टैलेंट तो भारत का गांव में ही है, और गांव का लोग ही तो शहर में आते हैं और वहां पर आके भीड़ बनते हैं और वहीं पर वो कुछ करता है। आप देख सकते हो इस कंपनी का रेवेन्यू। बट मजा यही है कि इसका मैक्सिमम सॉफ्टवेयर से लिए यूएस में करते हैं या फिर फॉरेन कंपनीज को करते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि वो विलेज को डेवलप कर रहा है। बिहार में इनका 5 ना 10 ऑफिस है, लेकिन सारा का सारा गांव में है। लोगों को पता ही नहीं है अभी भी, बिकॉज सबको तो लगता है कि बिग सिटीज में ही कुछ हो सकता है। दे ऑलवेज फील कि शायद बैंगलोर ही होगा जहां पर जाके कुछ हो सकता है, शायद हैदराबाद ही होगा। एक्चुअली वो ना, वो शहर सिटी के चकाचौंध में ना सब कोई खो जा रहा है। लेकिन रियल टैलेंट अगर जिनको हंट करना है ना, रियल टैलेंट को ढूंढना है ना, तो वो कहीं पर भी ढूंढ सकता है। लेकिन ये बात किसको समझाऊं मैं? इनका टेनकसी ऑफिस देखो आप। टेनकसी मतलब ये साउथ का एक जगह है, जो कॉर्पोरेशन टेनकसी ऑफिस, गांव में सर एकदम। वो अरावल, ये क्या बोलते हैं उसको, वेस्टर्न घाट्स के बगल में बना हुआ है। आप देख सकते हो, ये ऑफिस है इनका गांव में। मजाक नहीं कर रहे। वेस्टर्न घाट्स, ये देखो फैक्ट्री बना के रखा है सॉफ्टवेयर का। देख रहे हैं सर आप लोग? जो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. यस सर अचानक आपने ऐसा क्यों बोल दिया? यस सर। अचानक से आपने जोहो का बारे में क्यों बोल दिया? सर वही मैं आपको विजय माल्या का बैंकरप्सी के बारे में बोलना चाह रहा था, कि बहुत लोग सर मतलब देश का कंडीशंस को समझना नहीं चाहता। दे फील दैट कि मैं जो देख पा रहा हूँ, बट बियॉन्ड देखना जरूरी है। अगर आप बियॉन्ड नहीं देख पाते हो तो आप बैंकरप्सी होगा। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप देखो, एक तरफ जो कॉर्पोरेशन को देखो जो गांव में अपना ऑफिस बिल्ड कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज गांव में बना रहे हैं, और लोगों को लगता है कि सिर्फ शहर में जाके ही कुछ हो सकता है। ये देखो सर, ये ऑफिस है, ये गांव का ऑफिस है, यहीं पर करोड़ों का बिजनेस हो रहा है। ये देखो सर, गांव के अंदर जो सेटअप बना है वहां पर लोग शहर से आके काम करता है। इसके बारे में पहले भी मैं बोला। मैं तो बहुत ज़्यादा मान रहा हूँ आजकल, बिकॉज सच में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, और स्पेशली कोविड एरा में तो और ज़रूरी है। कोविड एरा में तो और ज़रूरी है। ओके सर, कोई बात नहीं। देखो तो
बिजनेस इसमें क्या होता है ना, आपका कॉस्ट सेविंग्स भी होता है, बैंकरप्सी का प्रॉब्लम भी चला जाता है, सही कि नहीं सर? अगर आप कॉस्ट सेविंग कर सकते हो बिजनेस में, टैलेंट को अगर आप उसी जगह में यूज कर सकते हो जहाँ से वो है, छोटा शहर में, छोटा गांव में, तो कॉस्ट सेविंग होगा कि नहीं होगा बिजनेस का? हाँ सर। हाँ, बिजनेस मॉडल के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पॉसिबल है आपके बिजनेस मॉडल में तो आप क्यों ना करो। हाँ सर, बोलो ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ठीक है सर, आगे देखो सर। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2, the seller may exercise his right of lien notwithstanding that he is a possession of the goods that is under the belly of the buyer। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर वो एजेंट भी है या बेली भी है, उसके केस में भी वो यूज कर सकता है। अच्छा, पार्ट डिलीवरी सेक्शन 48। पार्ट डिलीवरी क्या है? पार्ट मतलब वेयर एन अनपेड सेलर हैज मेड पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ही मे एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर। मतलब अगर आपने आधा गुड्स दे दिया था, आधा गुड्स अभी भी देना बाकी है, ठीक है। टोटल मान लो कि 5 ट्रक प्रोडक्ट सप्लाई करना था, 5 ट्रक्स प्रोडक्ट सप्लाई करना था, 2 ट्रक्स प्रोडक्ट सप्लाई किया, बाकी बाकी 3 ट्रक्स अभी भी बाकी है, ठीक है, रिमाइंडर है। तो ये जो रिमाइंडर आपके पास पड़ा हुआ है, आप इस पे रोक लगा सकते हो, अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज टू शो एन एग्रीमेंट टू वेव द लियन, है ना। तो अगर फ्यूचर में लियन हटा सकते हो तो ठीक है, लेकिन करेंटली अगर आपको पता चल गया कि आपका बायर बैंकरप्टेड है, आपको पता चल गया कि उसका क्रेडिट पॉलिसी का टाइम वापस मतलब एक्सपायर हो गया है, फिर भी दोगे क्या? हाँ सर, क्रेडिट एक्सपायर हो जाएगा फिर भी पेमेंट मतलब उसको प्रोडक्ट से ट्रांसफर कर दोगे या फिर रोक दोगे, क्या करोगे? हेलो, रोक देंगे। रोक देंगे ना सर? एकदम सर, एकदम सिंपल बात है ना, वही तो है सर, सिंपल बात ही कितने को समझ में आ जाए। टर्मिनेशन ऑफ लियन कब ऐसे होगा कि लियन टर्मिनेट हो जाएगा? सेक्शन 49 लियन को टर्मिनेट करने का बात करता है। अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लॉसेस इज लियन देयर ऑन। कब ऐसा होगा कि जब अनपेड सेलर लियन लगाता भी है तो उसका लियन मतलब उसका लियन टर्मिनेट भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। when he delivers the goods to a carrier, अगर आप किसी कैरियर कंपनी को दे दिया, और अदर बेली मतलब बेलर बेली कौन होता है सर? बेलर बेली कौन होता है? बेलर एंड बेली का क्या रिलेशन है? अगर आपने कैरियर कंपनी को जब गुड्स देते हो ना, जैसे कि एक सिंपल बात करें सर, आप लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में ऑर्डर करते हो? Yes, sir. Yes, sir. सर फ्लिपकार्ट के थ्रू से जब प्रोडक्ट आपके घर में आता है तो क्या फ्लिपकार्ट का नाम होता है कि डिलीवरी कोई दूसरा कंपनी करता है? E-card. दूसरा. हाँ, ई कार्ट। हाँ सर, Yes. ई कार्ट लॉजिस्टिक्स ऐसे कंपनीज दिखता है। वेरी गुड सर। तो सवाल यही है कि सर ई कार्ट, फ्लिपकार्ट एक अलग है, फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन शॉप है, ठीक है, ये ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और ई कार्ट क्या है? ई कार्ट है, डिलीवरी बोल के एक कंपनी आता है, बहुत सारा डिलीवरी कंपनी है। ई कार्ट, Shadowfax. हाँ क्या बोले? Shadowfax. शैडोफैक्स, Yes, sir. ओके, शैडोफैक्स। फेडेक्स बोल के भी होता है ना, ये बहुत फेमस है, हाँ. इंटरनेशनल लॉजिस्टिक है फेडेक्स। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट किसी के थ्रू से आए, जैसे मानो कि जब फ्लिपकार्ट ये प्रोडक्ट कैरियर कंपनी के हाथ पे देता है, तो क्या कैरियर कंपनी इसका कुछ भी कर सकता है या फिर कैरियर कंपनी का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रोडक्ट का सही देखभाल करना? जब तक डिलीवरी नहीं हो जाता है तब तक प्रोडक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी पार्टी का होता है कि नहीं होता? यस होता है। एकदम सर। तो ये जो डिलीवरी कंपनी है ये कौन हो गया? ये बेलर हो गया, और जिसने फ्लिपकार्ट ने उसको दिया था ना, ये बेली हो गया। तो ये बेलर बेली कॉन्सेप्ट में भी ये चीज़ देखना पड़ता है कि जब कोई गुड्स का प्रोवाइड कर रहा है, मैं बाद में आपको लोगों को फिर से बेलर बेली एक बार मैं डिटेल्स में बोला था, फिर से एक बार मैं बेलर बेली में बात कर लूँगा, लेकिन आई होप इतना अभी समझ में आ जा रहा है कि सर कि अगर आप किसी गुड्स का बेलर हो, मतलब आपका गुड्स है आप किसी को दे रहे हो और जो गुड्स को संभाल रहा है, ठीक है, तो ये संभालने वाले कॉन्सेप्ट में भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बोल रहे हैं सर, व्हेन द डिलीवरीज द गुड्स, व्हेन ही डिलीवर्स द गुड्स टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशंस,
मतलब बेली मतलब कैरियर कंपनी, ओके। और आप कौन हो? आप बेलर हो। तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स, जैसे फ्लिपकार्ट आपको दे रहा है, लेकिन फ्लिपकार्ट गुड्स को किसी कैरियर कंपनी को दे रहा है, ठीक है। अब कैरियर कंपनी गुड्स आपके घर में पहुंचा रहा है। अब कैरियर कंपनी जब गुड्स आप कैरियर करके आपके घर तक पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर आपका गुड्स को मतलब वही राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द गुड्स आपका नहीं रहता, मतलब टर्मिनेशन ऑफ लियन हो जाता है जब आप कुरियर कंपनी के थ्रू से कर रहे हो। अगर आपका खुद का मतलब कैरियर है, इट्स ओके, बट जब बेलर बेली कॉन्सेप्ट हो जाए तो इन दैट केस आपके पास लियन का टर्मिनेशन ऑफ लियन का नहीं रहता है सर। द अनपेड सेलर ऑफ गुड्स लॉसेस इज लियन देयर ऑन। जब भी आप किसी बेलर बेली कॉन्सेप्ट में आ जाते हो, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। when the buyer or his agent lawfully obtain possession of the goods, buyer या फिर उसका एजेंट लॉफुली किसी गुड्स का पोजीशंस लेके रखा है, लॉफुली मतलब लीगल हक उसका है। अगर लॉफुल एग्रीमेंट के थ्रू से पोजीशंस बायर के है या फिर बायर का एजेंट के है, तब भी सेलर लियन नहीं लगा सकता। या फिर किसी कॉन्सेप्ट में बायर मतलब वेवर है, वेवर देयर ऑफ, बाय वेवर देयर ऑफ मतलब लियन वेव, इसमें लियन लग ही नहीं सकता, इसमें लियन लग ही नहीं सकता। ऐसा भी गुड्स हो सकता है कि इस पे आप लियन नहीं लगा सकते। तो अगर ऐसा वेवर का कॉन्सेप्ट भी आ जाए तो ये सब केस में सेलर लियन नहीं लगा सकता। या फिर सेलर अनपेड सेलर गुड्स, सेलर मतलब नॉर्मल सेलर नहीं, अनपेड सेलर का बात कर रहे हैं, ओके सर। अनपेड सेलर का लॉसेस हो जाएगा लियन। बोलो सर, एनी डाउट? The unpaid seller of goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree for the price of the goods। मतलब सिर्फ आपको प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिला, इसके कारण आप कभी भी किसी गुड्स को रोक नहीं सकते या फिर किसी पे अपना हक नहीं लगा सकते। मतलब ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपका हक है बट टू सम एक्सटेंट, बट क्योंकि आपको पेमेंट अभी नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि आप रोक दोगे या फिर आप उस पर लियन लगा दोगे, नॉट लाइक दैट। ये कहाँ बोल के रखा है? सबसेक्शन 2 पे बोल के रखा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के। बोलो सर, एनी डाउट? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर, चलो सर अब थोड़ा एनालिसिस भी हो जाए। राइट्स ऑफ लियन, एन अनपेड सेलर हैज ए राइट ऑफ, हाँ बोलो, ओके वेरी गुड। An unpaid seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession until the payment or tender of the price of such goods. It's okay. Yes, ये तो हम लोगों ने देख ही रहा है कि उसका गुड्स पे लियन है, राइट लगा सकते हैं अनपेड सेलर। जब तक वो गुड्स के पोजीशंस पे है या फिर उसको पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो जरूर लगा सकता है। इट इज द राइट टू रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड रिफ्यूजल टू डिलीवर देम। या तो आप पोजीशंस रख लो या फिर मैं डिलीवरी नहीं करूंगा आपको, ये भी आप बोल सकते हो बायर को। until the price due in respect of them in paid or tendered, या तो पेड हो गया या तो टेंडर्ड है। the unpaid seller's lien is a possessory lien। unpaid seller's lien is a possessory lien मतलब आप उसको पोजीशंस पे ले सकते हो। that is lien can be exercised as long as the seller remains in possession of the goods। lien तब तक होगा जब तक वो गुड्स सेलर के पास होगा। lien can be exercised as long as the seller remains in possession of the goods, तब तक ही आप कर सकते हो। exercise of right of lien, the right can be exercised by him in the following cases only: where the goods have been sold without any stipulation of credit, that is cash sale, ठीक है। where goods have been sold on credit but the term of credit has expired and where the buyer becomes insolvent। सर देखो सर, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं, थोड़ा बात और समझ आ जाए। चलो एग्जाम्पल मतलब केस स्टडीज, और एग्जाम्पल या केस स्टडी से ज्यादा समझ आ जाता है एकदम। A sold certain goods to B for a price of 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month। A ने B को गुड्स दिया, बहुत बढ़िया किया, कितना दाम का? 50,000 का, और उसको क्या अलाउ कर रहे हैं? भाई पेमेंट करो, 1 महीना टाइम है। कितना महीना टाइम है सर? 1 मंथ का टाइम है। बट B becomes insolvent during the period of credit। B इंसॉल्वेंट हो गया, 1 महीने में इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब मार्केट में उसका इतना देना हो गया और अपने प्रॉपर्टी बेच के भी नहीं आएगा, ऐसा हालत आ गया। The unpaid seller A, unpaid seller कौन है? A can exercise his right of lien। yes or no? लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? बोलो सर, बात लॉजिकल है ना? ये लियन लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? हाँ सर, अरे हाँ ना बोलो ना सर, समझ में आएगा फिर मुझे कि आप लोग समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। यस सर। ओके सर,
यस हेलो ठीक है सर। सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ लियन इवन वेयर ही इज इन पोजीशन ऑफ द गुड्स एज एजेंट और बेली ऑफ द बायर। मतलब आप डायरेक्ट सेलर नहीं हो, बेली या एजेंट के थ्रू से कर रहे हो। द टर्म इंसॉल्वेंट रेफर्स टू ए पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेब्ट्स। मतलब जो अपना लोन पे नहीं कर सकता है, लोन पे करने का हालत में नहीं है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और कैनॉट पे हिज डेब्ट्स एज दे बिकम ड्यू whether he has committed an act of insolvency or not। चाहे उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी का एक्ट लगे या ना लगे। नॉर्मली जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाते हैं ना, नॉर्मली जब कोई इंसान इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसका रूल ये होता है सर कि कोर्ट डिक्लेयर करता है कि वो इंसॉल्वेंट हो रहा है। हमारे यहाँ पर बात एकदम सिंपल है कि अगर आप अपना डेब्ट पे नहीं कर सकते, डेब्ट मतलब लोन पे नहीं कर सकते, रीपे, ठीक है, तो इसका मतलब यही हो जाता है कि अगर आपके पास वो दम नहीं है, अगर आपके पास लोन रीपे करने का दम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इंसॉल्वेंट हो जा रहे हो। इसलिए बोल रहे हैं वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ओके, टर्मिनेशन ऑफ लियन हाउएवर द अनपेड सेलर लॉसेस इज राइट अंडर द, ये तो हम लोगों ने अभी देखा, फिर भी एक बार देख रहे हैं। when he delivers the goods to a carrier or other belly for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of the goods, where the buyer or his agent lawfully obtain possessions, where seller has waived the right of lien, and by estoppel means where the seller so conduct himself that he leads third parties। Next second, एस्टॉपल में क्या हो जाएगा सर, where the seller so conducts himself that he leads the third parties to believe that the lien does not exist। मतलब कोई थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है। मैं एस्टॉपल के बारे में बाद में फिर से बताऊंगा आप लोगों को, मतलब ये आगे आगे एस्टॉपल के बारे में बात होंगे। where the seller so conducts, मतलब सेलर ने जो किया खुद के तरफ से, that he leads third parties to believe that the lien does not exist। वो ये बताना चाह रहे कि लियन है ही नहीं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं, फिर मैं आपको बाद में फिर से एस्टॉपल समझाऊंगा। वेट सर, अच्छा, कि एक्सेप्शन का पॉइंट था, the unpaid seller of the goods having a lien thereon does not lose his lien by reason only that he has obtained a decree of the price of the goods। ये तो मैंने पहले आपको बताया। A sold car to B, A ने कार बेचा किसको, B को, कितने का, 1 लाख का, and delivered the same to the railways, रेलवे को दिया for the purpose of transmission to the buyer। रेलवे को बोला कि भाई ये गाड़ी B के घर पहुंचा दो, मतलब बेसिकली B के स्टेशन में पहुंचा दो। द रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन, रेलवे रिसिप्ट मतलब बेसिकली बिल ऑफ लैडिंग का बात कर रहा है, बिल ऑफ लैडिंग। द रेलवे रिसिप्ट वाज टेकन इन द नेम ऑफ बी, किसके नाम पे रेलवे रिसिप्ट निकला, बी के नाम पे निकला, बिकॉज बी रिसीव करेगा, एंड सेंड टू बी, और ये बी को सेंड भी किया गया। नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। बात को समझो, एस्टॉपल समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी कौन है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। आप लोग बात समझ रहे हैं सर, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ट्रांसफर हो रहा है रेलवेज के थ्रू से। रेल ने रेलवे रिसिप्ट काटा बी के नाम पे, बिकॉज रिसिप्ट कौन करेगा गुड्स को, बी करेगा। रिसिप्ट ए ने लिया और बी को सेंड कर दिया, अब बी के पास रिसिप्ट रहेगा, इसको बिल ऑफ लैडिंग भी बोलते हैं सर, रेलवे रिसिप्ट और बिल ऑफ लैडिंग। एयरपोर्ट के केस में, एयरपोर्ट के केस में इसको बिल ऑफ लैडिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब बिल ऑफ लैडिंग जिसके हाथ में या रेलवे रिसिप्ट जिसके हाथ में, वो जाएगा और प्रोडक्ट रिसीव करेगा। अब बात समझ रहे हैं। अब इस केस में जो सेलर है ना, नाउ ए कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन। अब इसमें किसी भी तरह का लियन का बात हो, क्योंकि यहाँ पर सिमिलर बात आ जा रही है, बिकॉज वो थर्ड पार्टी को दे दिया, कैरियर में जैसे दे रहा था यहाँ पर रेलवेज को दे दिया, तो यहाँ पर और ए के पास वो ताकत नहीं है कि वो अभी लियन लगा दे गुड्स पे, थर्ड पार्टी को दे दिया ना, वही बोल रहा है सर। where the seller so conduct himself that he leads third parties to believe that the lien does not exist। बोलो सर, समझ में आया? हाँ सर, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जिनका थोड़ा पुराना क्लासेस मिस है किसी कारण से, वो थोड़ा सा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ओल्ड क्लासेस अगर मिस किया है या नहीं कर पाया, उनको मैं बोलूंगा एक बार आप पुराना क्लासेस करो, उसके बाद इसको करो, तो आप तभी जाके अच्छे से मैच कर पाओगे। अगर आपका ओल्ड क्लासेस थोड़ा मिस है किसी कारण से, तो थोड़ा दिक्कत जरूर हो सकता है, इतना मुझे लग रहा है, बट बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो सकता, थोड़ा दिक्कत हो सकता है।
राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। क्या सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है? राइट, ऐसा अधिकार मिल सकता है। सेक्शन 50 से लेके 52 में इसके बारे में बोला गया है। अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है? सेक्शन 50 बताता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ ए गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट। जो गुड्स का बायर है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, द अनपेड सेलर who has parted with the possession of the goods has the right to of stopping them in transit। मतलब आप रास्ते में रोक सकते हो। that is to say he may resume possession on the goods as long as they are in the course of transit। जब तक ये ट्रांजिट में रहेगा तब तक ये सेलर का रहेगा। and may retain them until paid or tendered price of the goods, जब तक उसको पेमेंट नहीं मिल जाता। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं और इसका समझ लेते हैं। ए ऑफ मुंबई, कहाँ का सर? मुंबई का ए। मुंबई का ए sold certain goods to B of Delhi। He delivered the goods to C। He delivered the goods to C। A ने किसको बेचा? B को बेचा। B ने किसको बेचा? डिलीवर किया C को। C कौन है? C ने C को बेचा नहीं। He delivered the goods to C। अच्छा कौन? A। He delivered the goods to C, a common carrier for the purpose of transmission of these goods to B। मतलब एक्चुअली C यहाँ पर कैरियर है। C यहाँ पर कैरियर है जो बेसिकली ए का गुड्स को बी तक पहुंचा रहा है। मुंबई से दिल्ली पहुंचा रहा है, मुंबई से दिल्ली पहुंचा रहा है। अब द गुड्स टू बी बिफोर द गुड्स कुड रीच हिम बी बिकम इंसॉल्वेंट। गुड्स जब तक पहुंचता नहीं है उसके बीच में खबर आया कि बी जो है इसके नाम पे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, या फिर मार्केट में खबर आ गया, बैंक के थ्रू से खबर आ गया कि बी तो इंसॉल्वेंट हो गया है। एंड ए केम टू नो अबाउट इट। ये जानने के बाद भी क्या ए गुड्स बेचेगा उसको? हाँ सर, ये खबर मिलने के बाद क्या आप अपने से बायर को गुड्स दोगे? नो सर। जिनसे आपको पैसा मिलने का उम्मीद ही नहीं है। नो सर। नहीं ना, सिंपल बात। ए कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ इट टू सी। ए को एक नोटिस जरूर देगा, नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मेरे को खबर मिला है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, इसलिए मैं गुड्स को ट्रांजिट में रोकता हूं। ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट के बारे में सेक्शन 51 बताता है। समझ रहे हो सर? बिजनेस तो होता रहता है बट इसके लिए लॉ किस तरह से लिखा जाता है, आई होप समझ रहे हो आप लोग। बिजनेस तो होता रहता है पर उसके लिए लॉ को भी लिखना पड़ता है। कहीं पर कभी भी अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए, घोटाला हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, सेटल करने के लिए पब्लिक पहुंच जाएगा। फिर पब्लिक बोलेगा कि भाई मुझे मौका दो, मेरा क्लेम है इसमें, वो है, बहुत कुछ बोलेगा। ठीक है, मुझे जस्टिस मिलना है। अब जस्टिस के लिए लॉ को भी बिल्डअप होना पड़ता है। अगर लॉ खुद में बिल्डअप नहीं है तो फिर वो किसका क्या सॉल्यूशन निकालेगा? समझ रहे हो सर? इसीलिए ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट सेक्शन 51 बताते हैं गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or other belly. If the goods are rejected by the buyer and the carrier or the other belly continues in possession of them, the transit is not deemed to be an end, even if the seller has refused to receive them back. मतलब ट्रांजिट कब कब रहेगा इसके बारे में बोल रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मतलब क्या? When goods are delivered to a ship chartered by the buyer, ship chartered by the buyer मतलब बायर का पर्सनल शिप में आ रहा है। It is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of the master as a carrier or as a agent of the buyer। बात को समझिएगा, शिप जो है वो प्राइवेट शिप में आ रहा है, चार्टर्ड शिप। ठीक है, सपोज मानो कि मुंबई से कलकत्ता शिप के थ्रू से कोई प्रोडक्ट डिलीवरी हो रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट लुक एट दिस मैप। कोलकाता में भी समुंदर है ना सर? कोलकाता में समुंदर, अरे कोलकाता में समुंदर नहीं है लेकिन कोलकाता में पोर्ट है, गंगा नदी है ना सर? अपना गंगा नदी कोलकाता पोर्ट को बना के रखा है और कोलकाता पोर्ट से हम लोग गुड्स को कर सकते हैं। या फिर उसके पास और एक पोर्ट भी है हल्दिया बोल के, उसके थ्रू से भी हो सकता है। ये देख रहे हैं ना सर गंगा, ये गंगा नदी के थ्रू से आप अपना प्रोडक्ट कहाँ भेज रहे हो सर? मुंबई भेज रहे हो। तो जो मुंबई में है वो क्या कर रहा है, जो मुंबई का बिजनेसमैन है वो यहाँ से कलकत्ता से प्रोडक्ट को इस तरह से लेके मुंबई पहुंचा रहा है। बहुत बढ़िया, अपने देश के अंदर समुद्र वाला रास्ता लेके जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, एकदम बहुत बढ़िया जा रहा है। पॉइंट इज दैट कि चार्टर्ड फ्लाइट से कलकत्ता से, चार्टर्ड शिप से कलकत्ता से मुंबई जा रहा है। ठीक है, शिप कैसा है? चार्टर्ड है। सर ये कैसा शिप बना रहे हो आप? अरे सर समझने के लिए जो समझना है समझो। ठीक है, ये चार्टर्ड शिप है। किसका? अरे वो जिनके बीच में बिजनेस चल रहा है।
अब सवाल है कि ये जो मास्टर है, ये जो शिप चला रहा है, इनको मैं मास्टर बोलते हैं सर, ठीक है, जो शिप का मास्टर होता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके शिप को लेके जाते हैं। अब सवाल ये कि ये गुड जो है ये मास्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि या फिर मुंबई का जो बायर है उसका एजेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी में है? एजेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। ये एक सब्जेक्ट टू कंडीशन है। अगर एजेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है तो देखना पड़ेगा, इसका मतलब पोजीशन उसका हो गया। अगर मास्टर के पास है तो मास्टर कौन है? मास्टर बेसिकली कैरियर माना जाएगा, ठीक है, मास्टर मतलब कैरियर माना जाएगा, थर्ड पार्टी। अब वो वाला बात देखना पड़ेगा कि भाई पोजीशन का क्या केस है। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट मतलब ये सारा का सारा खेल पॉइंट 1, 2, 3 ऑफ सेक्शन 51, दिस ऑल आर बेसिकली ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। बोलो सर, इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो, इन तीनों पॉइंट में कोई डाउट है तो पूछो। सिंपल बात है, फिर से समझाता हूँ। गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। मान लेंगे कि गुड्स ट्रांजिट में है, जब से डिलीवरी हुआ है तब से लेके कैरियर के पास, कैरियर मतलब बेली जो है, मतलब जो इकार्ट लॉजिस्टिक तरह का कंपनी, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर until the buyer or his agent in the behalf of takes delivery for them from such carrier or other belly। जब तक डिलीवरी नहीं ले लेता तब तक मानेंगे ट्रांजिट में है गुड्स। अगर गुड्स रिजेक्टेड करता है बायर एंड कैरियर और अदर बेली कंटिन्यूज इन पोजीशन, कैरियर उसको अभी भी अपने पास रखा है, उसको भी मानेंगे कि ट्रांजिट में है गुड्स। चार्टर्ड शिप में है, उसको तो मैंने थोड़े डिटेल्स में बता ही दिया। तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट का खेल समझ में आ रहा है सर? हाँ सर, ट्रांजिट कब कब है क्या समझ में आ रहा है? और एक तो पॉइंट है, देख लो, where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf। part delivery मतलब कुछ गुड्स पहले डिलीवरी हो गया था, अभी कुछ और बाकी है। the remainder of the goods may be stopped in transit unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the goods of the whole goods। मतलब जब तक उसमें वो पार्ट डिलीवरी हुआ है, जो पहले डिलीवरी हो चुका है उसको गिव अप करना होगा, ठीक है। मतलब क्या सेलर रोक सकता है? उसी में बोल रहा है, फिर से बोल, देख रहा हूं, देख लो। where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf the remainder of the goods, मतलब जो अभी भी बाकी है। मैं बोला ना आपको 5 ट्रक गुड्स सेल करना था। कितना ट्रक गुड्स? 5 ट्रक गुड्स सेल करना था। 2 ट्रक सेल हो चुका है, 2 ट्रक भेज चुके हैं, अभी भी 3 ट्रक नहीं गया, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, एग्रीमेंट बन चुका था। तो क्या उसको ट्रांजिट में रोक सकते हैं? unless such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up positions। मतलब अगर बायर बोलते कि भाई वो जो रिमाइंडर है उसमें मैं अपना हक नहीं रखता, ठीक है, तो ऐसे केसेस में सेलर उसको भी रोक सकता है, ठीक है। मतलब अगर वो बोलेगा कि भाई मुझे नहीं चाहिए, या फिर वो इंस्टॉलमेंट वगैरह बन जा रहा है, तो फिर वो रोक सकता है ना सेलर। तो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि क्या सेलर, अनपेड सेलर ट्रांजिट को रोक सकता है? क्या उसका हक है ट्रांजिट के गुड्स को रोकना? तो अलग अलग उपाय में हम लोग देख रहे हैं कि हाँ उसके पास कुछ तो उपाय है, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट भी क्या है वो भी हम लोगों ने देखा। बोलो सर, बात कुछ समझ में आया या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि सर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का सेक्शन 50 देखा हम लोगों ने, उसका एग्जाम्पल भी देखा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट सेक्शन 51 भी देखा, ठीक है। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, ठीक है, किस तरह से इफेक्ट होता है। द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आइदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर और अदर बेली इन हुज पोजीशन द गुड्स आर। या तो सेलर डायरेक्टली ले लेगा, या तो थर्ड पार्टी जो कैरियर है उसको बोलेगा कि भाई रोक लो और मुझे मेरा गुड्स वापस कर दो, नोटिस देगा। सच नोटिस में बी गिवन either to the person in actual possession of the goods or to his principal। in the latter case the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstances that the principal by the exercise of reasonable diligence may communicate it to his servant or agent in time of prevent or delivery to the buyer। मतलब बेसिकली वो रोक सकता है ना, तो कब कब रोक सकता है वही बता रहा है सर। हाउ स्टॉपेज इज ट्रांजिट इज इफेक्टेड, बेसिकली इफेक्ट करेगा अगर वो सेलर डायरेक्ट रोक लेता है, या थर्ड पार्टी को बोलता है रोक लो, या फिर एजेंट को बोलता है कि भाई बायर को मत देना, ठीक है,
बहुत अलग अलग तरीके से कर सकता है। When notice of stoppage is transited given by the seller to the carrier or other belly in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the directions of the seller. The expenses of such redelivery shall borne by the seller. Obviously, अगर सेलर बोलता है कि भाई ए बी को बेच रहा था बट बी इंसॉल्वेंट हो गया, तो ए बी का ट्रांजिट को रोक दिया, फिर ए बोल रहा है कि आप बी को ना दे के ना डी को दे दो गुड्स, तो क्या ये जो एक्स्ट्रा ट्रांजिशंस में रीडिलीवरी होगा इसका कॉस्ट किसको देना पड़ेगा? कैरियर कंपनी को कि सेलर को? हाँ सर, बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जब नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेलर क्या करेगा? कैरियर कंपनी मतलब यहाँ फ्लिपकार्ट ईकार्ट को बोल रहे या फिर अदर बेली को बोल रहा है कि भाई पोजीशन ऑफ गुड्स जिसके पास में है ही शैल रीडिलीवर द गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। सपोज मानो ऐसा तो होता है ना, ऐसा बहुत होता है, आपने फ्लिपकार्ट में बिन बैग्स ऑर्डर किया था लेकिन आप किसी कारण में घर में नहीं हो या फिर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप ऑर्डर करके भाग गए बेसिकली, ठीक है, तो ये गुड्स आया था सर मुंबई से। कहाँ से आया था? मुंबई से आया था। ये देखो ना, यहाँ पर आपको सेलर दिखेगा, ये देखो सर, दिख रहा है सर कितना सारा सेलर है यहाँ पर, डायनामिक मार्ट, हाँ, उपाध्याय एंटरप्राइज, दिख रहा है सर? हेलो, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. है ना? यस सर। तो इतना सारा सेलर है यहाँ पर। अब ये सेलर तो गुड्स भेजा था आपको लेकिन आपने नहीं लिया, अब फिर ये गुड्स सपोज मानो मुंबई से आया, अब मुंबई से आके कोलकाता के गोडाउन में स्टॉक हो गया, तो क्योंकि बायर ने रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसे केसेस में जो बायर मतलब सेलर है वो बोल रहा है कैरियर कंपनी को, आप एक काम करो, उसको आप अपने पास रखो और अगर कोई दूसरा बायर मिल जाए तो उसको दे देना। लेकिन दूसरा बायर को जब देगा तो उसके लिए जो डिलीवरी कॉस्ट होगा वो डिलीवरी कॉस्ट किसको लेना पड़ेगा? सेलर को ही ना लेना पड़ेगा। हाँ सर, डिलीवरी कॉस्ट जो एक्स्ट्रा आएगा वो सेलर ही ना चुकाएगा, क्योंकि पुराना जो डिलीवरी का हिसाब था वो तो हो चुका है, बायर नहीं लिया वो अलग बात, बट पुराना हिसाब तो चुकता हो चुका है। अब न्यू डायरेक्शन के थ्रू से काम करेगा तो फिर वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ना डिलीवरी वालों के साथ सेलर का। यस और नो? यस सर। एकदम सिंपल बात है, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखने से समझ में आ जाता है। Section 50, Section 51, Section 52. Meaning of a right of stoppage in transit. The right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit to regain the possession and to retain them in the full price is paid. जब तक पूरा दाम नहीं मिल जाता तब तक मैं आपको डिलीवरी नहीं करूंगा। सिंपल बात है, ठीक है। As per agreement, obviously. When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise his right of asking the carrier to return the goods back or not deliver the goods to the buyer. या तो मेरे पास लेके आ जाओ या बायर को मत दो। The right is extension of the right of lien. ये lien के साथ साथ थोड़ा extension है। lien में तो आप अधिकार छीन लिए थे और इसमें आप क्या कर रहे हो कि आप तो दे ही नहीं रहे हो उसको। It entitles the seller to regain possession even when the seller has parted with the possession of the goods. वो गुड्स के साथ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो अपना हक जता सकता है। However, the right of stoppage in transit is exercised only when the following conditions are fulfilled. Very important area कि आप तभी कर सकते हो right of stoppage in transit कब कर सकते हो? When the seller must be unpaid. अगर आप unpaid seller हो, he must have parted with the possession of goods. goods आपसे चल चुका है, the goods are in transit, the buyer has become insolvent, the right is subject to provision of the act. जो भी हो रहा है as per section 50 provisions के थ्रू से हो रहा है। अगर ये सारा का सारा बात फुलफिल होता है तो फिर ये बात अपने आप बन जाता है। एक एग्जाम्पल है, देख लो, बात समझ में आ जाएगा। बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए, बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए। कोई कुछ कहना चाहते क्या सर? ओके सर। B at Delhi order goods of A at Mumbai. A consigns and afterward the goods to B. And after A consigns and forward the goods to B. ठीक है, consigns मतलब बेसिकली वो consignment accounts भी होगा, जो लोग consignment accounts करोगे, ठीक है, मैम कराएंगे आप लोगों को consignment, तो उसमें भी आप लोग शायद करे होंगे या फिर बाद में करोगे। B at Delhi order goods of A at Mumbai. A consigns and forward the goods to B. A उसको consign कर रहा है, किससे ले रहा है? B से ले रहा है, और किसको देगा? A consigns and forward the goods to B. बेसिकली A B को गुड्स दे रहा है
ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस। जैसे ही गुड दिल्ली में पहुंचा उसको क्या किया गया, बी अपने वेयर हाउस में लेके गया एंड लेफ्ट देयर, और वहीं पर रख दिया। बी रिफ्यूजेस टू टेक दिस गुड्स एंड स्टॉप पेमेंट। बी गुड्स को लेने में मना कर रहा है एंड पेमेंट स्टॉप कर दिया। द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड द अनपेड सेलर कैन टेक देम बैक। इसको क्या मानेंगे कि गुड्स ट्रांजिट में है और इसको बैक कर दो। गुड्स ट्रांजिट में है, अनपेड सेलर कैन टेक देम बैक। अनपेड सेलर इसको बैक कर सकते हैं, मतलब इसको मांग कर सकते हैं कि भाई मेरा गुड्स मुझे वापस कर दो। समझे? बी एट दिल्ली ऑर्डर गुड्स ऑफ ए का गुड्स बी ने दिल्ली में मंगवाया। मुंबई से गुड्स दिल्ली में जा रहा है सर। ए कंसाइन एंड फॉरवर्ड द गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बी को दिया। ऑन अराइवल एट दिल्ली दे आर टेकन टू बीज वेयर हाउस। बी के वेयर हाउस में लेके गया कौन, ट्रांसपोर्टर या कैरियर, एंड लेफ्ट देयर, उस पर वहां पर छोड़ा। बट बी बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं लेना है और पेमेंट भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, द गुड्स आर इन ट्रांजिट एंड द अनपेड सेलर कैन टेक देम बैक। अनपेड सेलर उसको बैक ले सकता है और उसका जो भी डैमेज वगैरह है वो तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि सर डैमेज क्लेम कैसे होगा। ठीक है, डैमेज क्लेम कैसे होगा, दीज आर द डिस्कशंस कि डैमेज क्लेम का क्या क्या हिसाब किताब है, राइट ऑफ लियन का क्या हिसाब किताब है। कुछ केस स्टडीज भी है, कुछ केसेस है, रियल लाइफ केसेस है। आई विल डिस्कस दिस काइंड ऑफ केसेस विथ यू। उसके साथ साथ ऑक्शन सेल का भी एक एरिया है। रेमेडीज क्या है अगेंस्ट द सेलर, बायर के पास कुछ रेमेडीज है कि नहीं है, कुछ पॉइंट्स है, मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को बताता हूँ। क्या बायर का भी कुछ राइट है इसमें? हाँ सर, बायर का भी कुछ राइट है, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल्स में ही बायर और सेलर का, मतलब बेसिकली नेक्स्ट दिन मैं आपको डैमेज क्लेम के बारे में, बायर क्या क्लेम कर सकता है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, आज तो मैं इतना ही रखता हूँ। जिनके साथ पास नोट्स है वो लोग पढ़ लो, एक बार घर में रिवाइज कर लो। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं उनको नोट्स शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोग आराम से इसको एक बार रिवाइज करो, अनपेड सेलर का कॉन्सेप्ट को रेडी करो। उसके बाद नेक्स्ट दिन अनपेड सेलर का बाकी पार्ट हो जाएगा, फिर सेल ऑफ गुड्स में जिन लोगों का बाकी है वो लोग को बाद में करेगा फिर से, और जो लोग का हो गया है वो लोग इसको घर में रिवाइज करके सेल ऑफ गुड्स सेट का क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेगा और फिर टेस्ट एक अरेंज करेंगे। ठीक है, जो लोग टेस्ट के लिए रेडी हो रहे हो टेस्ट अरेंज करेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स दोनों रहेगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए सर। बता दूंगा सर टेस्ट कब है, मैं बता दूंगा। ओके सर, समझ में आया कि नहीं बोलो सर, कोई डाउट है तो भी पूछो। हाँ सर, ओके सर। स्नेहाशीष, विशाल, आयुष, ओके सर, टाटा टाटा, ओके सर, सर टाटा। ओके टाटा टाटा प्रीति, बाय सर। सर बाय। एग्जाम का क्या होगा? हाँ रुक बताते रुक। सर मुझे नोट्स शेयर कर दीजिएगा। अच्छा कर दे।